चलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ये पहला क्वेश्चन नहीं होगा, ये क्वेश्चन नंबर 34 है। आप ये मत सोचना कि 1 से लेकर के 33 वाले क्वेश्चन कहाँ गए। एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको एक फ्री ई बुक दे रखा होगा, उस फ्री ई बुक में आपको नाउन से लेकर के पूरे जितने भी चैप्टर वाइज हैं सब पीवाईक्यूज उसके अंदर दिए गए हैं, पूरे के पूरे पीवाईक्यूज दिए गए हैं, जिसमें 1997 से लेकर के 2022 तक यानी तकरीबन 22 साल के क्वेश्चंस आपको कंपाइल करके सॉल्यूशन के साथ दिया गया है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ 2014 से डिस्कस करूंगा, 2014 से, क्योंकि अगर मैं 1997 से डिस्कस करता तो वो बहुत बहुत ज्यादा पुराना हो जाता। ठीक है, तो इसलिए 34 क्वेश्चन से आप लोग घबराइएगा नहीं कि 33 तक कहां गए। वो एक्चुअली 2013 तक मैं नहीं करा रहा हूं, वो आप अपनी मर्जी से करना हो तो कर लेना, क्योंकि 2014 से 2022 तक ठीक ठाक क्वेश्चन हैं जो आपको कर लेने हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहां पे लिखा द हरिंग क्राउड्स, एक एक करके बताऊंगा। जैसे मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने जैसे आपको बताया कि फ्लाइंग बर्ड्स मैंने लिखा, ठीक है, फ्लाइंग बर्ड्स। यहां पे आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना। अब मैंने कहा आपसे कि व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स, आपने कहा फ्लाइंग बर्ड्स। तो बर्ड्स आपका क्या है, आपने कहा सर नाउन है। ये जो फ्लाइंग है वो आपका एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। मैंने आपको पढ़ाया था वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होती है। ठीक है, और एडजेक्टिव को पता करने का एक और तरीका है। जैसे मैंने कहा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, आपने कहा व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, किस तरह की लड़की है, मैंने कहा खूबसूरत, तो ये ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया। तो उसी तरीके से मैंने कहा फ्लाइंग बर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स, फ्लाइंग, उड़ती हुई चिड़ियां, तो ये हमारी एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये क्राउड्स आपका नाउन था, ये आपकी एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो द आर्टिकल लगा है वो क्राउड्स के लिए लगा हुआ है। आगे लिखा क्राउड्स ऑफ पीपल पास। अब आप यहां पे देखोगे ये जो पीपल है वो आपका नाउन है और ये क्राउड भी नाउन है। इन दोनों को रिलेट करने के लिए आपने ये प्रीपोजिशन ऑफ लगा दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब बात आती है कॉमन सेंस वाली, ठीक है, कि द हरिंग क्राउड ऑफ पीपल पास ईच अदर अमेज्ड हिम। अब बात हो रही है पास करने की, बात हो रही है क्रॉस करने की। तो ये एक प्रोग्रेसिव एक्शन है, यानी अगर मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं, बाकी लोग भी रास्ते में चल रहे हैं, तो आप एक दूसरे को क्रॉस करते हो, आप एक दूसरे को पास करते हो। तो ये जो आपको देखने को एक्टिविटी मिलती है, ये कोई मतलब एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो नॉन एक्शन नहीं होती है, इसमें एक्शन होता है, इसमें प्रोग्रेस होता है। तो ये हमें आईएनजी फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके प्रोग्रेसिव एक्शन होते हैं वो हमारी आईएनजी फॉर्म में होती है। तो पीपल पास नहीं होगा यहां पे, या तो हम लिख दें पीपल पासिंग तो सही हो जाएगा, या हम यहां लिख दें पीपल क्रॉसिंग तो सही हो जाएगा। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो कि द हरिंग क्राउड्स ऑफ पीपल पासिंग ईच अदर अमेज्ड हिम, पासिंग ईच अदर। ठीक है, और ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो ये जो आपका प्रेपोजिशन है, ये पीपल पासिंग ईच अदर, ये पूरा का पूरा इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये द हरिंग क्राउड्स, इसकी जो वर्ब लिखी गई है वो ये लिखी गई है, और ये उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। कोई डाउट हो तो मेरे भाई पूछ लेना। और एक चीज बताना चाहूंगा, आपको समझ तो आ गया कि सर ये प्रोग्रेसिव एक्शन है, तो यहां पे हमने पासिंग या क्रॉसिंग लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये अगर काम किस तरीके से कर रहा है अगर ये बताना चाहो तो पीपल पासिंग किसके लिए है लिखा हुआ है, आपने कहा सर इस नाउन के लिए। अगर आपने नाउन के लिए लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, आपने कहा एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होती है। उम्मीद करता हूं मेरे भाई समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा क्या लिखा है, ही कुड नॉट बट हेल्प शेड टीयर्स एट द प्लाइट ऑफ द विलेजर्स रेंडर्ड होमलेस बाय ए डिवेस्टेटिंग साइक्लोन। अब देखो इसको मैं दो तरीके से बता सकता हूं। एक तो सीधा सीधा आपका एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है, या आप ऐसे कह लीजिए एक फ्रेज होती है, कुड नॉट हेल्प बट, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हो इस तरीके से कि ये अगर आपको मान लीजिए पहले से याद है तो आपने लिख दिया कुड नॉट या कुडेंट हेल्प बट। ये एक्चुअली क्या शो करता है, ये इनएबिलिटी शो करता है, इनएबिलिटी, ठीक है, यानी अयोग्यता। सिंपल सी बात है, देखो आप इसको रटने की जरूरत नहीं है। आपने यहां पे कुड नॉट यानी नेगेटिव लिखा हुआ है, फिर हेल्प बट लिखा, कुड नॉट हेल्प। कुड जो है वो एबिलिटी बताती है, अगर हमने कुडेंट कर दिया ऑब्वियस सी बात है इनएबिलिटी बताएगा, ठीक है। कुड जैसे कैन एबिलिटी बताता है, कांट इनएबिलिटी बताएगा, कुड एबिलिटी बताता है, पास्ट की एबिलिटी बताता है, ठीक है। कुडेंट इनएबिलिटी बताएगा, अयोग्यता बताएगा। तो ये कुड नॉट हेल्प बट होता है जो कि इनएबिलिटी शो करता है। इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे देख सकते हैं कि जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं
तो सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मॉडल वर्ब लिखते हैं, फिर मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लिखते हैं। तो जैसे आपने ये सब्जेक्ट लिखा, या तो आप सीधा लिखो ही कुडंट हेल्प और बट उसके बाद लिखो यहां पे, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे देख सकते हो मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आनी चाहिए। तो ये कुडंट के बाद हमने हेल्प लिख दिया, बीच में कभी बट नहीं आ सकता, क्योंकि जो मॉडल वर्ब होती है और जो हमारी उसके बाद लिखी गई वर्ब की पहली फॉर्म होती है, उसके बीच में कोई भी शब्द लिख करके उनको स्प्लिट नहीं कर सकते। उनको ब्रेक करोगे तो वो अलग हो जाएंगे। तो उनको आप हस्बैंड और वाइफ समझ लो, अलग नहीं हो सकते। खैर आज के मॉडर्न हस्बैंड वाइफ अलग भी हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं अलग होते, ठीक है। तो यहाँ पे कुड नॉट हेल्प बट शेड टीयर्स, ठीक है, एट द प्लाइट ऑफ द विलेजर्स। कोई डाउट इसमें भी हो तो भाई पूछ लेना, ठीक है। जैसे मान लो एक मैं लिखवा देता हूं, यू कांट हेल्प बट एडमायर हर, यू कांट हेल्प बट एडमायर हर। अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा, यू, उसके बाद कांट हेल्प बट लिखा है, फिर हमने यहां पे लिखा है एडमायर हर। हमेशा ध्यान रखना कांट हेल्प बट के बाद जो भी लिखोगे वो वर्ब की बेस फॉर्म लिखोगे, मतलब इन्फिनेटिव मत लिखना, क्योंकि ये इनएबिलिटी शो करते हैं। तो ये अपने बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं बिना टू के। तो उसी तरीके से यहां पे भी था, बट के बाद सीधा शेड लिखा है। अगर मैं यहीं पे पता टू शेड लिख देता ना तो ये गलत हो जाता। तो इसको ध्यान देना कि हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लिखोगे बिना टू के, वहां पे टू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। अगला देखिएगा, राइट। अगला देखिए, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 36, हियरिंग दिस स्ट्रेंज नॉइज above, the thought at once occurred to me that thieves had entered the house। कह रहा है हियरिंग यानी सुन करके, दिस स्ट्रेंज नॉइज मतलब ये अजीब सी आवाजें, above मतलब सपोज करिए कि आप नीचे सो रहे थे और ऊपर वाले आपको जो आपका कमरा है या छत पे आपको लगा कि अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, और आपको अचानक से लगा कि occurred to me that thieves had entered the house, कि चोर घर में घुस आया है। तो एक चीज नोटिस करिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ स्टेटिव वर्ब्स बताए थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये जो हमारे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि भाई हमने फील बोल दिया, हमने अपीयर बोल दिया, ठीक है, फील अपीयर के अलावा हमने हियर बोल दिया, स्मेल बोल दिया, एटसेट्रा। तो ये सब हमारे स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि स्टेटिव वर्ब्स कैसी वर्ब्स होती हैं, आपने कहा सर ये नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं। अगर आप लोगों को ध्यान होगा मैंने बताया था ये नॉन एक्शन होती है। नॉन एक्शन का मतलब ये हो गया कि जिनको आप कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बना सकते हो। जैसे मान लीजिए आप रन को रनिंग करते हो, वॉच को आप वॉचिंग करते हो, प्ले को आप प्लेइंग करते हो, क्यों? क्योंकि ये हमारी एक्शन वर्ब होती हैं। लेकिन जो नॉन एक्शन वर्ब हमारी होती हैं उनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं बनाते, ये मैंने आपको बताया था। जैसे आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, गलत है, आई अंडरस्टैंड यू। आई एम नोइंग यू हम लोग कभी नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं आई नो यू, ठीक है। तो उसी तरीके से ये हियरिंग यहाँ पे गलत है, क्योंकि हियरिंग जो होती है हियर, ये आपकी स्टेटिव वर्ब्स होती है, और आप स्टेटिव वर्ब्स को आप प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं बना सकते, यानी आईएनजी फॉर्म में नहीं बना सकते। तो यहां पे लिखने का एक सही तरीका यह है, लिसनिंग लिख दो, लिसनिंग टू, यहां पे लिसनिंग टू द स्ट्रेंज नॉइज, लिसनिंग टू द, तो यहां से लेके यहां तक काट दो और इसको लिखो लिसनिंग टू द स्ट्रेंज नॉइज एवर। जैसे कहते हैं ना लिसन टू मी, तो यहां पे लिसनिंग हो जाएगा, लिसनिंग। हियर द नॉइज नहीं होगा भैया, वैभव तिवारी जी, ठीक है। एडमायर करने के अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यही है, यू कांट हेल्प बट एडमायर हर, ठीक है। जैसे होता नहीं कि अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा मत करो, वही वाली बात हो गई, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिसनिंग हो जाएगा, लिसनिंग टू द स्ट्रेंज नॉइज एवर। अगला देखना, नेक्स्ट क्या कहता है, सेवरल गेस्ट नोटिस्ड। यहां पे देखिए, सेवरल जो गेस्ट हैं, जो बहुत सारे गेस्ट हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उन्होंने नोटिस किया, किसको नोटिस किया, मिस्टर शर्मा को नोटिस किया। ये हो गया भैया इसका ऑब्जेक्ट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बहुत सारे जो गेस्ट हैं उन्होंने मिस्टर शर्मा को नोटिस किया, क्या करते हुए, फॉलिंग बैक इन हिज चेयर, ठीक है। फॉलिंग बैक, जैसे ऐसे हम लोग लेट जाते हैं ना, फॉलिंग बैक इन हिज चेयर। तो ये आप जो फॉलिंग बैक देख रहे हो ना, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है यार ये कहां से आ गया, आईएनजी फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब भाई नहीं है। देखो जिस तरीके से आप ये लिखते हो कि एक्सेस डिनाइड, ठीक है, तो आप यहां पे एक चीज नोटिस करते हो, ये जो एक्सेस आपकी लिखी गई है ये कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। और इसके लिए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आपने लिखी है ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हम बोलते हैं। क्योंकि आप देखो ना, एक्सेस डिनाइड लिखा हुआ है,
तो एक्सेस नाउन हो गया। डिनाइड वर्ब की जो तीसरी फॉर्म है वो उसकी क्या कर रही है, डिस्क्रिप्शन है उसका, ठीक है, क्योंकि जो एक्सेस के बारे में लिखा है कि एक्सेस उनको नहीं दिया गया, कोई भी रहा होगा जिनको एक्सेस नहीं मिला। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है जो इस एक्सेस के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको वर्ब मत समझना है, मतलब कहने का मतलब तो है ये वर्ब ही, ठीक है, मतलब ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है, लेकिन ये एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है और ये पूरा का पूरा पैसिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव मीनिंग ही कन्वे करती है। तो उसी तरीके से जो शर्मा ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट अपने आप में नाउन होता है, ये नाउन के लिए लगा है, ये आईएनजी फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। इन हिज चेयर, इन प्रेपोजिशन है, हिज चेयर उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। एंड ध्यान से देखिएगा ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अभी आगे मैं आप लोगों को, एक सेकंड रुकिए, अभी आगे मैं आप सभी लोगों को कंजंक्शन पढ़ाऊंगा, तो कंजंक्शन में मैं आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ाऊंगा। जैसे आपका फैन बॉयज आपको पता होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया है, जैसे फॉर है, एंड है, नॉर है, सो है, और है, येट है, सो है, ये सब आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। और जो हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ती है। सेम रैंक का स्ट्रक्चर का मतलब हो गया नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से। तो ये हमारी जो एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो आप देखोगे ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ रही है। यहाँ भी आईएनजी, यहाँ भी आईएनजी। फॉलिंग बैक इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, तो ये भी जो हमारी गैस्पिंग लिखा है ना, ये शर्मा के लिए लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव ही है। फॉर ब्रीथ, ब्रीथ के लिए, फॉर हमारा ये प्रेपोजिशन हो गया, ब्रीथ हमारा यहाँ पे नाउन हो गया जो उस फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कोई गलती नहीं है इस सेंटेंस के अंदर, नो एरर, समझ गए भाई, नो एरर, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। देखिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको डिटेल में समझाऊं, क्योंकि ये समझाने लायक क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। जैसे देखिए, बीइंग अ वेरी कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, देखिए इसको मैं पढ़ा चुका हूं, मतलब ऐसा कोई चीज नहीं जो मैंने आपको पढ़ाई नहीं हो। अब बात है कि उसको एग्जीक्यूट आप कैसे कर रहे हो। जैसे इस वाले कॉन्सेप्ट में मैंने ये बताया था कि देखो भाई, यहां लिखा बीइंग अ वेरी कोल्ड, कह रहा ठंड होने के नाते आई कुड नॉट गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा सका। मैंने इसमें कहा था कि आप कुछ मत करना, आप सिर्फ ये देखना कि ये जो आपके सामने लिखा गया, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये क्या लिखा है, आपने कहा सर आई, तो ये जो आपका आई सब्जेक्ट है, बस उसमें ये देख लेना क्या ये सब्जेक्ट इसके और इसके इन दोनों के लिए कॉमन है या नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं। अगर मैं ये बोलूंगा कि बीइंग अ वेरी कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, अगर आपने बोला कि मैं ठंड हूं इसलिए मैं मॉर्निंग वॉक पे बाहर नहीं जा सका, क्या ये पॉसिबल है कि ये जो आई सब्जेक्ट है ये दोनों को जस्टिफाई कर ले, यानी इसको भी जस्टिफाई कर ले और इसको भी जस्टिफाई कर ले? आपने कहा नहीं। आप कहोगे सर इधर जो आप लिखे हो ना बीइंग अ वेरी कोल्ड, इस वाले को देखो, बीइंग अ वेरी कोल्ड, ये आपके वेदर को डिस्क्राइब कर रहा है। ये क्या है? आपने कहा ये वेदर है, मौसम की बात हो रही है, और इधर ये पर्सन है, ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए हमें अलग लगाना पड़ेगा, इसके लिए हमें अलग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों, मतलब ये जो है हमारा सब्जेक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो यहां पे ये वेदर की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है उसके लिए इट लगाते हैं, इट। तो यहां हो जाएगा इट बीइंग अ वेरी कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, ठंड होने के नाते मैं बाहर नहीं जा सका। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा, इट। ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट बहुत आगे भी काम देगा आपको, ठीक है। तो हमारा तीसरा हो जाएगा। अगला देखिएगा, आफ्टर ही वॉज कॉट चीटिंग ही वॉज डिस्क्वालिफाइड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। देखो अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था पार्टिसिपल, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल सब पढ़ाया था हमने। और अगर यहां खैर मैं बताने की कोशिश करूं आप लोगों से तो देखिएगा, ये जो हमारा आफ्टर लिखा है ये आफ्टर आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो क्लॉज लगती है उसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो ये आपकी रही सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है भाई। और ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आफ्टर ही वाज चीटिंग, आफ्टर ही वाज कॉट चीटिंग ही वाज डिस्क्वालिफाइड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, ये वाला जो आप देख रहे हैं यहां तक, ये आपकी मेन क्लॉज है। अगर आप बेसिक पढ़ के मेरे से आ रहे हो तो मैंने आपको बेसिक में ही पढ़ा दिया था कि जो हमारी मेन क्लॉज होती है और जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं,
ये दोनों मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाती हैं। ये जो आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ 39 नंबर का सेंटेंस है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो क्लॉज से मिलकर बना है, एक आपका मेन क्लॉज है, दूसरा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। अब इसमें गलती क्या है कि यहां तक तो सही था भाई, आफ्टर ही वाज कॉट चीटिंग, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखिए आपने सब्जेक्ट लिखा और हेल्पिंग वर्ब लिखा और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखा, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। क्योंकि आप कर क्या रहे थे, आप चीटिंग कर रहे थे, आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए, ठीक है। तो चीटिंग करते हुए खुद को तो पकड़ेंगे नहीं, आप चीटिंग कर रहे थे, किसी और ने पकड़ा होगा, सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा, ये तो सही। तो डिस्क्वालीफाई करेगा नहीं, डिस्क्वालीफाई किसी दूसरे के द्वारा किया गया था, तो वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी हमारा पैसिव वॉइस है। लेकिन दिक्कत यहां पे ये है ना कि ये जो हमारा डिस्क्वालीफाई है, किससे डिस्क्वालीफाई किया गया, अपीयर होने से, ठीक है। तो डिस्क्वालीफाई सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, जो प्रेपोजिशन लेता है वो लेता है फ्रॉम, ठीक है। और जब भी कभी आप कोई प्रेपोजिशन लिख देते हैं तो प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ये बात तो मैंने आपको पढ़ाते समय सैकड़ों बार बताई होगी कि प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, या तो देखिए नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। और मैंने कहा था वर्ब की कभी भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसी गलती देगा कि कभी भी आपके सामने प्रेपोजिशन रखेगा और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की पहली फॉर्म दे देगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, और कभी भी वर्ब की पहली फॉर्म नाउन के तरीके से काम नहीं करती है। मैंने क्या बताया था, ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जिसे हम लोग जिरंड कहते हैं, जिरंड, ये हमारी काम करती है किसके तरीके से, आपने कहा जिरंड के तरीके से। और जिरंड क्या होता है, किसकी तरीके से काम करता है, आपने कहा जिरंड नाउन के तरीके से काम करता है। तो हमेशा प्रेपोजिशन के बाद जब वर्ब लिखनी हो तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में लिखिएगा, उसका ऑब्जेक्ट बना करके। तो यहां पे फ्रॉम अपीयरिंग हो जाएगा, समझ गए, फ्रॉम अपीयरिंग। सर कुछ प्रॉब्लम आया था अभी वीडियो में, क्या प्रॉब्लम आया था भाई? अब तो देखो, जो ऐसा ब्लैक स्क्रीन हुआ था क्या, अब तो खैर ब्लैक स्क्रीन नहीं हो रहा है। मैंने केबल, मैंने बताया था आप लोगों को, कल दिखाया था कि नहीं दिखाया था, लेकिन बगल ही में रखा, टेबल पे रखा था, केबल चेंज कराया मैंने इसका। तब से तो एक बार मैंने देखा है यूट्यूब वाली सुबह की क्लास में, एक बार हुआ था, बहुत कम सेकंड के लिए। लेकिन जो पेड क्लासेस हैं उसमें अभी तक तो नहीं हुआ। शाम वाला वोकैब ओशन की क्लास ले रहा था मैं, उसमें तो एक बार भी नहीं हुआ 1.5 घंटे की क्लास में। लेकिन आप लोग बताना हो तो ठीक है, चलो अच्छा ये हो गया। आई फॉरबिड यू नॉट टू गो देयर अगेन। मेरे भाई मेरी बात को ध्यान से यहाँ पे सुनना आप सभी लोग, ठीक है। मैं एक्चुअली बताने क्या जा रहा हूँ, ये यहाँ पे पहले बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जो फॉरबिड हमारी वर्ब है। ये जो हमारी फॉरबिड वर्ब होती है, ये अपने बाद जो प्रेपोजिशन लेती है ये फ्रॉम लेती है, ठीक है। मैं वोकैब वाली बैच में देखो ये फिक्स प्रेपोजिशन तो इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं, और अभी तक टोटल A to Z वाले सीरीज में 300 हमें फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ने, हम लोग 150 पढ़ चुके हैं। तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट वहां पे स्टूडेंट का हो चुका है, आप लोग पढ़ रहे होंगे वहां पे तो आपको पता होगा। तो फॉरबिड अपने साथ फ्रॉम लेता है, तो आई फॉरबिड यू नॉट टू गो देयर अगेन। पहली बात तो ये जो टू लिखा है वो नहीं होगा, आई फॉरबिड यू, मैंने तुम्हें मना किया, ठीक है, मना करता हूं, नॉट। अब यहां पे टू गो लिखा हुआ है तो टू गो नहीं होगा, यहां पे पहली बात तो हमें फ्रॉम लिखना पड़ेगा। फ्रॉम जब हमने प्रेपोजिशन लिख दिया तो हमने बताया प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड फॉर्म आती है, ये गो नहीं होगा, यहाँ पे गोइंग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आई फॉरबिड यू नॉट फ्रॉम गोइंग देयर अगेन, नॉट फ्रॉम गोइंग देयर अगेन। ब्लैक स्क्रीन हुआ है, अच्छा ये होना तो नहीं चाहिए था, ठीक है। अभी तो खैर मैंने काम चलाऊं केबल लाया था, क्योंकि जिस शहर में मैं रहता हूं वहां पे ओरिजिनल चीजें कम मिलती हैं, क्योंकि इसका यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। मैं इसको ऑनलाइन ही मंगा लेता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, ऑनलाइन मंगा लूंगा, तब तक ये काम चल जाएगा। कम से कम जो बहुत पहले फ्रिक्वेंटली होता था उतना फ्रिक्वेंटली हो नहीं रहा है। अब यहाँ पे देखिए माई वाइफ, ये तो भाई बहुत आसान है, माई वाइफ हैविंग फिनिश। मैंने आपको ये बताया था कि कभी आप देखो हैज आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए और हैविंग आ जाए, तो इसके बाद हम लोग वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो माई वाइफ हैविंग फिनिश नहीं, हैविंग फिनिश्ड। आपको याद होगा ये मैंने आपको बताया था पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है, सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल में मैंने बताया था आपको, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क रस्ट टू मीट मी एट द इवेंट। अगला देखिएगा सी, ये भी देखो पढ़ाया, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये जो आपका मेक होता है, आपका लेट होता है, वॉच होता है, एटसेट्रा,
मैंने कहा था इनके बाद हम हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लिखते हैं, ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म। जैसे मैंने आपको बताया था कि ही वाज द बॉयज, एग्जाम में देखिए ऐसे ही आएगा, ही वाज द बॉयज टू प्ले देयर, और आपको पढ़ने में लगेगा यार ये तो बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप सेंटेंस देखोगे तो आपने देखा ये सब्जेक्ट लिखा है, वाज हमारी वर्ब लिखी गई है, ये जो हमारी मेक होती है, लेट होती है, वाच होती है, ये वर्ब्स के बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लिखते हैं, यानी वर्ब की पहली फॉर्म। तो इसके बाद हमें प्ले लिखना पड़ेगा, ये टू नहीं होगा। तो ही वाज द बॉयज प्ले देयर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सी मेड द चाइल्ड टू स्टडी, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, टू नहीं, सिर्फ स्टडी लिखिए, स्टडी हार्ड, दो बार ये आ गया स्टडी हार्ड, ये एक बार हटा दीजिएगा, ये हो गया होगा, रिपीट हो गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन ना रिपीट हो गया, अननेसेसरी यहाँ पे ये टाइप हो गया है, तो ये सब आप हटा दो। आपका क्वेश्चन बस इतना है कि सी मेड द चाइल्ड स्टडी हार्ड, ठीक है, हाँ उसको ऑमिट कर दीजिए, ठीक है। अगला देखिएगा, हाँ हाँ फ्रॉम, ठीक है ठीक है, फ्रॉम नॉट गोइंग देयर लिखो, ठीक है। हाँ, आई फॉरबिड यू फ्रॉम नॉट गोइंग देयर। एक सेकेंड एक सेकेंड भाई, एक चीज नोटिस करना, इसका मैंने कमेंट देख लिया तो मुझे ध्यान आया, यहाँ पे देखो फॉरबिड जो लिखा हुआ है ना, फॉरबिड मतलब क्या होता है, मना करना होता है। अच्छा किया कि इसने कमेंट कर दिया, लेकिन उसने गलत किया है, मैं बता देता हूँ। मना करना यानी ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो जब आपने यहाँ फॉरबिड लिख दिया है तो एक तो यहाँ पे नॉट हटा लो, ठीक है, ये हटा लो। आई फॉरबिड यू, यहाँ पे लिखो फ्रॉम, क्योंकि इसके साथ आता क्या है, फ्रॉम आता है, ठीक है। तो फ्रॉम और इसके बाद प्रेपोजिशन के बाद जिरेंट फॉर्म आती है ये, तो ये हटा दो। नॉट नहीं लगेगा, नॉट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने नेगेटिव यहां पे लगा रखा है, तो नॉट नहीं लगेगा। जैसे हमने कहा द डॉक्टर फॉरबिड द पेशेंट नॉट टू ईट राइस, नॉट टू ईट राइस। अब इस सेंटेंस के अंदर गलत क्या है, पढ़ने में सही लग रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग नोटिस करोगे सेंटेंस में, तो ये जो आपने फॉरबिड लिखा हुआ है ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है कि डॉक्टर ने पेशेंट को मना किया। क्या मना किया, चावल ना खाने के लिए। तो फॉरबिड के बाद यहाँ पे आप नॉट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो नॉट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी आप लोग नॉट हटा देना, ठीक है, राइट। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया। 43 नंबर देखो, इट इज पेनफुल टू सॉ, ये तो देखो शुरू होते ही खत्म हो गया। इट इज पेनफुल, टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, सॉ नहीं होगा, सी हो जाएगा। तो इट इज पेनफुल टू सी दैट सम यंगस्टर्स आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। बाकी सब कुछ सही है। देखो इट इज पेनफुल टू सी, दैट हमारा कंजंक्शन हो गया, सम के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ध्यान रखना, मतलब अनकाउंटेबल नाउन भी आते हैं, लेकिन अगर कोई काउंटेबल नाउन होगा, जैसे सम वाटर लिख दिया तो वाटर का तो प्लूरल बना नहीं सकते, सम मिल्क लिख दिया, मिल्क का तो प्लूरल बना नहीं सकते। लेकिन अगर सम के बाद कोई काउंटेबल नाउन लिख रहे हैं, जैसे बॉय, तो सम बॉयज लिखना पड़ेगा, सम बुक्स लिखना पड़ेगा। तो सम यंगस्टर्स, और यहां पे आपका नाउन प्लूरल है तो वह भी प्लूरल, आर किलिंग टाइम विदाउट प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंट फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आता है, विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। एनीथिंग इसलिए लगाया हुआ है, समथिंग यूजफुल नहीं लगाया, एनीथिंग लगाया, क्योंकि ये भी पढ़ाया है। ये जो विदाउट है इसका मतलब होता है नॉट हैविंग, यानी ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, और अगर नेगेटिव सेंस की बात करेंगे तो उसके लिए एनी का यूज किया जाता है, तो एनीथिंग यूजफुल, राइट। अगला देखिएगा, नेक्स्ट की बात आते हैं भाई। आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइज हिम वेयर टू गो। ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट रूल्स में पढ़ाया था। जैसे मैंने आपको ध्यान होगा तो बताया था कि ये जो एडवाइस है और एक एडवाइस हो गया आपका, तो इसमें मैंने डिफरेंस क्या बताया था, ध्यान आ रहा है आप सभी लोगों को। ये सी है, ये एस सी है, ये नाउन होता है और ये वर्ब होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू एडवाइस, तो टू एडवाइस, क्योंकि टू के बाद आपको वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी होती है। वर्ब की पहली फॉर्म एस सी होता है, न कि सी ई होता है, ठीक। अगला देखिएगा, अच्छा एक सुनिएगा, यू टेलिंग लाइज इनरेज द बॉस, ठीक है। मैंने क्या लिखा, यू टेलिंग लाइज इनरेज द बॉस। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो क्या है, मैंने आपको ये बता रखा था कि जो आपकी जीरेंट फॉर्म होती है, जीरेंट फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके पहले हम लोग पजेसिव केस एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ये मैंने पढ़ाया है सब कुछ। देखिए मैं कोई ऐसी चीज जो ना पढ़ाया होऊंगा तो आपको बता दूंगा कि भाई ये यहीं पे समझ लो, क्योंकि ये चीज हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं था, नहीं पढ़ाया गया था। लेकिन अभी तक हर चीज आपको पढ़ाई गई है। जैसे ये भी पढ़ाया गया था कि जीरेंट के पहले पजेसिव केस एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ यू टेलिंग लाइज इनरेज द बॉस, तुम्हारा झूठ बोलना
बॉस को गुस्सा दिला दिया। तो ये जो टेलिंग आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका क्या है, जीरंड है। तो जीरंड के पहले क्या आ जाएगा, आपने कहा पजेसिव केस एडजेक्टिव योर लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही डिड नॉट माइंड मी लिविंग अर्ली। अब यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये क्या है, आपने कहा सर लिविंग है, जीरंड फॉर्म, इसके पहले पजेसिव केस एडजेक्टिव आएगा तो माई लिखो, ही डिड नॉट माइंड माई लिविंग अर्ली हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे बीइंग जो है वो आपकी जीरंड फॉर्म है, तो यहाँ पे माई लिख लो। अगला देखो, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मी फेलिंग इन द एग्जामिनेशन, सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे फेलिंग आ गया, आपका जीरंड है, जीरंड के पहले क्या हो जाएगा, पजेसिव केस एडजेक्टिव, तो यहाँ पे क्या लिख लो, माई, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है, बीइंग ऑक्यूपाइड विद वर्क फादर हैड नो टाइम टू सी अस। अभी एक मैंने बताया था, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउटसाइड। अब अगर इस सेंटेंस को आप देखो, ऊपर वाला देखो और नीचे वाला देखो, यानी इसको एक बार देखो और इसको देखो। मैं अगर इस सेंटेंस का करेक्शन करूंगा तो मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे आई होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आई लिखना पड़ेगा। लेकिन इस वाले में बोलूंगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। ये सेंटेंस में मैं कहूंगा किसी तरह की कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस आपका नो एरर है। अब आप सोच रहे होगे कि आपने सर यहाँ पे भी बीइंग लिख रखा है, आपने यहाँ पे भी बीइंग लिख रखा है, लेकिन आपने यहाँ पे आई तो लगाया है, यहाँ पे नहीं लगाया, इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन बड़ा सिंपल है, देखो मैंने आपको ये पढ़ाया भी है, अभी बताया भी था कि जैसे यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है फादर, ठीक है ये, और यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो है आई। आप बस ये देख लो क्या ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये दोनों के लिए जस्टिफाइबल है कि नहीं, इधर वाले भी और इधर वाले के लिए, इधर वाले के लिए और इधर वाले के लिए। अब एक बार पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि बीइंग ऑक्यूपाइड विद वर्क, काम में बिजी होने के नाते, इंगेज होने के नाते, इन्वॉल्व होने के नाते या काम में व्यस्त होने के नाते पिताजी के पास हमसे मिलने का समय नहीं था। बताइए काम में बिजी कौन था, आपने कहा काम में बिजी पिताजी थे, अच्छा जी। मिलने का समय किसके पास नहीं था, पिताजी के पास नहीं था। ये जो फादर सब्जेक्ट है ये दोनों तरफ की चीजों को जस्टिफाई कर रही है कि काम में बिजी भी पिताजी थे और उनके पास मिलने का समय नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, जब बिजी थे तो मिलेंगे कैसे। लेकिन इस वाले में आप देखोगे तो ये जस्टिफाई नहीं कर सकता। अब आप ये नहीं कह सकते कि बीइंग अ रेनी डे, मैं जो है वो रेनी डे था, यानी आप अपने आप को रेनी डे तो बोल नहीं सकते। आप अपने आप तो इंसान है ना, तो आप मौसम से खुद को कैसे रिलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप इंसान होने के नाते ये जरूर बोल सकते हैं कि यार मैं काम में बिजी था, मैं ऑफिस में बिजी था, मैं खेलने में बिजी था, मैं पढ़ने में बिजी था, है ना, तो इस वजह से मैं ये चीज नहीं कर सका। तो ये रेनी डे के लिए हमको आई लगा दिया मैंने, इट लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ इट क्योंकि जो हमारे देखो सीजन होते हैं, वेदर होते हैं, इनके लिए हम इट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो ये हमारा नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे इट आपको लगाना पड़ेगा। तो ये वाला समझ लो आप, ठीक है। ये सेम पर्सन है ना दोनों के लिए। यहाँ पे देखो, विजिटर्स टू द जू आर अम्यूज्ड बाय द मंकीज प्ले इन द केजेस। देखो ये समझने से पहले एक छोटी सी बात समझ लो, या तो मैं आपको सीधा सीधा रटा दूं कि देखो यहाँ पे अम्यूज के साथ जीरंड फॉर्म आती है, यहाँ पे प्लेइंग लिख लो। अब लड़का क्या होगा, इसको रट लेगा कि अम्यूज के बाद हमें आईएनजी फॉर्म लिखनी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि रटने से अच्छा ना आप एक बार इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने कहा कि ही इंजॉयड, मैं यहाँ पे क्या लिखूं, टू प्ले, टू हैव प्लेड, या यार यहां पे दिख नहीं रहा है क्या, कलर चेंज कर लेते हैं, टू हैव प्लेड या फिर प्लेइंग द मैच। अब मैंने आपके पास देखिए 3-4 ऑप्शन दिया है कि ही इंजॉयड, उसने इंजॉय किया, टू प्ले मैच, टू प्ले द मैच, प्ले द मैच, या टू हैव प्लेड द मैच, या प्लेइंग द मैच। इसमें से क्या होगा। अगर आप नोटिस करोगे ना, आपने यहाँ पे एक वर्ब लिखी है और ये वर्ब है आपका इंजॉयड। आप मुझे इस बात का थोड़ा सा जवाब दो कि जब आप किसी चीज को इंजॉय कब करते हो। जैसे मान लीजिए टीवी को ही आप इंजॉय कर रहे हो, तो टीवी जब ऑन रहेगी तब इंजॉय करोगे, जब ऑफ रहेगी। आप कहोगे सर जब ऑन रहेगी और उसके ऊपर कुछ आ रहा होगा, उसको देख करके हम इंजॉय कर पाएंगे, राइट। अगर आप ऐसे देखो, अगर आप क्रिकेट मैच कब इंजॉय करोगे, जब आप देख रहे होगे तब, या जब आप खेल रहे होगे तब, यानी वो चीज कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए, यानी वो चीज चलती रहनी चाहिए।
तो यहाँ पे अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हो तो टू प्ले प्लेड, टू हैव प्लेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप किसी चीज से एंटरटेन हो रहे हो, अम्यूज हो रहे हो, तो वो चीज होती रहनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। तो अम्यूज्ड बाय द मंकीज प्लेइंग इन द केजेस, क्योंकि वो लगातार खेल रहे थे, खेलने का काम जारी रहा होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, another change that I notice in her is that she avoids to speak to me। देखिए कुछ हमारे ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जिनके बाद जेरेंड फॉर्म यूज की जाती है, जैसे मैंने कहा she started crying, ठीक है, I started teaching। उसी तरीके से यहाँ पे जो लिखा है another change, ये another है, उसके बाद देखिए आपका जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, यहाँ पे that हमने कंजंक्शन लगा दिया, I सब्जेक्ट है, नोटिस वर्ब है, क्या मैंने उसके अंदर नोटिस किया, इज दैट शी अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी। क्योंकि देखिए अगर कोई इंसान किसी चीज को नजरअंदाज कर रहा है ना तो बड़ा फ्रिक्वेंटली नजरअंदाज करता है, ठीक है। ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी, तो मतलब वो बार बार नजरअंदाज कर रहा होगा उसको कि भाई वो बात नहीं करना चाहता रहा होगा, तो ये चीज लंबे टाइम से, मतलब एक टाइम टेकिंग एक्शन हो गया होगा कि हाँ लंबे समय से बात नहीं करना चाह रहा है। तो अवॉइड के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, यानी जिरन फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, राइट। नहीं, नोटिस की कोई जरूरत नहीं भैया, एक बात बताओ, नोटिस क्यों लिखोगे। यहाँ पे देखो ना, ये भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म है, तो वो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या प्रेजेंट में नहीं बना सकते क्या। अगला देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बीइंग अ सनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम एंड टेक अ नैप, बस वही चीज है। अब यहाँ पे आप देखो आई सब्जेक्ट है, अब सनी डे तो आई हो नहीं सकता, तो यहाँ पे इट लगा दो, देखो समझा दिया है तो ये तुरंत हो जाएगा। फिर वैसे आया, बीइंग इन ऑफ देम द यंग मैन फॉलोड देयर डायरेक्शन टू अ टी। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको देखो क्वेश्चन नंबर 51, नो एरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो द यंग मैन लिखा हुआ है ये इन दोनों को जस्टिफाई कर लेगा, इसको भी जस्टिफाई कर लेगा, इसको भी कर लेगा, लेकिन यहाँ पे ये इसको जस्टिफाई तो कर सकता है लेकिन इसको नहीं कर सकता, इसलिए हमें ये सनी डे के लिए इट लगाना पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, आई एम सॉरी वरिंग यू ऑफ माई ट्रबल्स बट आई कुड नॉट हेल्प। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये सॉरी फॉर समथिंग होता है, ये सॉरी फॉर समथिंग, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं है, सॉरी फॉर वरिंग, तो आप इसको लिख लोगे तो ये आपका सही हो जाएगा। सॉरी, जैसे आई एम सॉरी फॉर योर लॉस लिखते नहीं है, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, उसके पीछे रीजन है, अगर आप रीजन जानना चाहो तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। जैसे आपने फॉर लिखा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपने सब्जेक्ट लिखा है, और ये देखिए आपकी एक्चुअली लिंकिंग वर्ब होती है ये, क्योंकि ये जो सॉरी है ना, ये सॉरी आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और ये जो आपने योर लॉस लिखा है ये आपका नाउन है। तो भाई हमारा प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, प्रेपोजिशन का काम होता है किसी नाउन को दूसरे किसी वर्ड से कनेक्ट करना। वो वर्ड कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो नाउन ही हो, वो नाउन भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। तो हमारे जो प्रेपोजिशन का काम होता है वो नाउन को रिलेट करना किसी दूसरे शब्द से, सेंटेंस के किसी दूसरे शब्द से, और वो शब्द कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। तो ये जो आपने सॉरी यहां लिखा है, फिर आपने वरिंग लिख दिया, ये हमारी एडजेक्टिव है, इसको और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक प्रेपोजिशन चाहिए, तो इसके साथ हम फॉर प्रेपोजिशन लगाते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को सॉरी बोल रहे हो तो सॉरी के पीछे कोई तो पर्पस होगा बोलने के पीछे, ठीक है, या कोई रीजन होगा, तो फॉर हमारा पर्पस और रीजन दोनों बताता है, ठीक है। तो इस वजह से हम फॉर प्रेपोजिशन लगाते हैं। अगला देखिएगा 53, इन स्पाइट ऑफ हर इरिटेशन शी कुड नॉट हेल्प स्माइल। आप कह रहे कि इरिटेशन के बावजूद भी, मतलब चिढ़न के बावजूद भी, शी कुड नॉट हेल्प स्माइलिंग, वह मुस्कुराती रही, ठीक है, क्लियर है। शी कुड नॉट हेल्प स्माइलिंग, यहां पे स्माइलिंग लिख दो। अगला क्या है, आई ऑलवेज इंजॉय, लो अभी जस्ट बताया था कि इंजॉय के बाद क्या आएगा, जिरन फॉर्म आएगा, तो रीड नहीं होगा, यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा भाई, ठीक। उसी तरीके से दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये कितनी बार बताया, लुकिंग फॉरवर्ड टू, पे अटेंशन टू, अवर्स टू, टेकन टू, गिवन टू, विद अ व्यू टू, ठीक है। इनके बाद हम क्या लगाते हैं, एडमिटेड टू, इनके बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जिरंड फॉर्म लगाते हैं, रीजन भी पढ़ाया है, जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हर, तो
तो ये जो लुकिंग फॉरवर्ड टू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फ्रेज में टू प्रेपोजिशन होती है, और मैंने कहा था प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रनाउन होता है। वर्ब की पहली फॉर्म कभी नाउन के तरीके से काम नहीं कर सकती। अगर इसको आप आईएनजी फॉर्म में लिख दोगे, ये बन जाएगा आपका मीटिंग। जैसे ये मीटिंग बनेगा तो ये बन गया जिरंड, और जिरंड हमारा किसके तरीके से काम करता है, नाउन के तरीके से काम करता है, तो इस वजह से इनके बाद आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटिंग हो जाएगा। अगला, रितिका डिसाइडेड, रितिका ने डिसाइड किया टू गेट अप अर्ली, जल्दी उठने का, टू वियर अ नाइस ड्रेस, एक अच्छी सी ड्रेस पहनने के लिए, एंड विजिट हर आंट, और अपने आंटी से मिलने जाएगी। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ। अभी एक बात बताई थी, पता नहीं आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने आपसे कहा था कि जैसे ये आपको कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। एक निमोनिक होता है फैन बॉयज, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, मैंने भी आपको बेसिक में इसको पढ़ाया था। ये जैसे फॉर है, ये आपका एंड है, ये आपका नॉर है, ये आपका बट है, ये आपका और है, ये आपका येट है, ये आपका सो है। ये हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। सेम रैंक का स्ट्रक्चर मतलब जैसे ना, नाउन को नाउन को, नाउन से नाउन को, वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से। तो ये जो आपने देखा, थोड़ा नोटिस किया, डिसाइडेड के बाद आपने ये देखिए टू गेट अप लिखा हुआ है। ठीक है, टू गेट अप, यानी टू के बाद आपका क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म। फिर आपने लिखा टू वियर, फिर आपने टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। यहां आपने एंड लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो ये सेम रैंक की स्ट्रक्चर को जोड़ेगा। ये टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, इधर भी टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, तो टू विजिट हो जाएगा। यहाँ पे इन्फिनेटिव लिखना पड़ेगा, इन्फिनेटिव। ठीक है, अगला देखिए, द स्ट्रीम गगल्ड कंटेंटेडली एज इट स्लोड टू राउंडिंग द बेंड। देखो टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म भाई, ये हमारी इन्फिनेटिव होती है, राउंडिंग नहीं होगा, राउंड हो जाएगा, ये आसान था। ठीक, जैसे अगला देखिए, इट हैड अ ब्राइट ब्लू कवर विच ही वॉज केयरफुल नॉट डू सॉइल, नॉट टू। जैसे मैंने कहा, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू ईट राइस। ठीक है, तो नॉट डू का कोई सेंस नहीं पता। नॉट डू सॉइल क्या होता है, नॉट टू सॉइल, नॉट टू सॉइल। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज को डैमेज करना, किसी चीज को बेकार कर देना। ठीक है, डिस्ट्रक्ट कर देना। तो इट हैड अ ब्राइट ब्लू कवर विच ही वॉज केयरफुल नॉट टू सॉइल। ठीक है, कि वो डैमेज ना हो, खराब ना हो, तो यहां पे ये हो जाएगा। अगला देखिएगा, सर्विस प्रोवाइडर्स कांट स्टैंड, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कांट स्टैंड इन द वे ऑफ कंज्यूमर्स एक्सेस टू कंटेंट, इट शुड हैव बीइंग प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस। सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कुछ है नहीं सेंटेंस में, कुछ खास नहीं है। 2017 का जो मेंस का पेपर हुआ था उसमें सिर्फ इन्होंने पेपर को लेंदी बनाने की कोशिश की थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लोग जब लेंदी सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो उनको लगता है वो डिफिकल्ट है, लेकिन लेंदी होने और डिफिकल्ट होने में अंतर होता है। डिफिकल्ट आपका एक सिंगल सेंटेंस भी हो सकता है, छोटा सा। ठीक है, लेंदी तो आप कुछ भी बना दो, उसको डिफिकल्ट से कोई लेना देना नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि जो उनके सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, वो कांट हो गया, हमारा मॉडल वर्ब हो गया, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। कांट स्टैंड इन द वे ऑफ अ कंज्यूमर्स एक्सेस टू कंटेंट, मतलब जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो स्टैंड नहीं कर सकते कंज्यूमर्स एक्सेस, मतलब जो कंज्यूमर्स का एक्सेस है, एक्सेस मतलब पहुंच। ठीक है, टू कंटेंट, कंटेंट को लेकर के, इट शुड हैव बीइंग प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस, उनको बिना किसी बाधा के कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराना है। क्या प्रोवाइड कराना है, सर्विसेज, जो सर्विसेज वगैरह हैं, जो कंटेंट जो उनका एक्सेस है वहां तक, उनको बिना बाधा के उनको प्रोवाइड कराना। जैसे आप मान लीजिए इंटरनेट की ही सर्विस लेते हैं किसी से, तो आप पैसा देते हो तो आप यही चाहते हो ना, बिना हिंड्रेंस के आपको सर्विस मिलती रहे। तो यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, शुड हैव बीइंग जैसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ये पैसिव वॉइस है। तो जैसा कि हम लोग लिखते हैं मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, ये हमारी एक्टिव वॉइस होती है। तो मॉडल वर्ब के बाद अगर हम बी लिख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये हमारा पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, और कभी कभी आपने ये देखा होगा कि भाई मॉडल वर्ब के बाद अगर हम हैव लिख के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं ये, तो ये एक्चुअली हमारा परफेक्ट स्टेट होता है। परफेक्ट स्टेट यानी परफेक्ट स्टेट मतलब कंप्लीट एक्शन रेफर करता है। जैसे मैंने कहा यू शुड नॉट हैव डन इट, जैसे यहां मैंने लिख दिया एक सेंटेंस कि यू शुड नॉट हैव
डन इट, तुम्हें इसे नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें इसे नहीं करना चाहिए था मतलब तुमने कर लिया है। अच्छा, मैं तुमसे कब बोलूंगा कि तुम्हें यार ये काम नहीं करना चाहिए था, मैं ये बात तब बोलूंगा जब तुमने वो काम कर लिया होगा। ये करना नहीं चाहिए था लेकिन तुमने कर दिया, ठीक है। तो यू शुड नॉट हैव डन इट का मतलब हो गया बट यू डिड इट, बट यू डिड इट, ठीक है, लेकिन तुमने कर लिया। तो ये तो हमारी परफेक्ट स्टेट बताती है, कंप्लीट एक्शन को रेफर करती है। ये तो हमारा, जैसे मैंने आपसे कहा यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़ना चाहिए, ये तो हमारा एक्टिव वॉइस है। ये पैसिव वॉइस होता है मॉडल वर्ब के बाद भी। तो ये जो इट शुड बी प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइड होना चाहिए क्योंकि सर्विस आपको सर्विस प्रोवाइडर देगा। तो सेंटेंस होना चाहिए पैसिव वॉइस में, तो यहां हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, शुड हैव बीन प्रोवाइडेड लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है, आप शुड बी प्रोवाइडेड लिखिए, सही हो जाएगा। इट शुड बी प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस, ठीक है। अगला, रेडियम इज सो एक्सपेंसिव दैट इट कुड बी अ मिलेनियर इफ यू ओन ओनली हाफ अ पाउंड ऑफ इट। अब आपको इसमें बताना है कि क्या गलती है। देखो भाई, गलती कुछ खास नहीं है, अगर आपको ध्यान होगा, पता नहीं इतना लंबा आपने ध्यान रखा होगा नहीं ध्यान रखा, जब मैंने आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ाए थे तो मॉडल वर्ब्स में आपने अगर गौर किया होगा तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कैन होता है आपका कैन, ये बताता तो भाई एबिलिटी ही है, ये सबको पता है, और ये कहीं कहीं सर्टेनिटी को भी रेफर करता है। चलो ये सब बात की बात है कि एबिलिटी बताता है, ये सर्टेनिटी बताता है, लेकिन मैंने ये बताया था आपको कैन का यूज हम तब करते हैं जब हमें इसकी मीनिंग प्रेजेंट में या फ्यूचर में कन्वे करना हो, ठीक है। प्रेजेंट या फ्यूचर में जब भी हमें इसकी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हमें एबिलिटी बतानी है तब हम कैन का यूज करते हैं। हमने कहा था जब हम पास्ट की एबिलिटी बताते हैं, जब पास्ट में कोई एबिलिटी हो, जैसे एक हमने बात करा कि ही कुड स्विम, तो ये एक जनरल एबिलिटी हो गई किसी की, ठीक है। जैसे ही कुड रन, ठीक है, वह दौड़ सकता था, तो ये हमने उसके पास्ट की एबिलिटी बताई, ठीक है। तो ये कुड जो है वो पास्ट की एबिलिटी बताता है, जो हमारा कैन होता है वो प्रेजेंट या फ्यूचर के एबिलिटी या सर्टेनिटी की बात करता है। तो यहां पे सेंटेंस देखिए, रेडियम इज लिखा हुआ है, सो एक्सपेंसिव, रेडियम बहुत एक्सपेंसिव है, दैट यू कैन बी अ मिलेनियर इफ यू ओन ओनली हाफ, अगर आप इसको खरीद लेते हैं तो आप मिलेनियर हो सकते हैं। तो ये हमारे फ्यूचर मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो फ्यूचर मीनिंग कन्वे करने के लिए तो हमें कैन लगाना पड़ेगा। आपने कुड लगा के पास्ट बना दिया है, तो यहां पे कैन हो जाएगा, समझ गए। अगला देखिएगा, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर कंज्यूमिंग सब ऑप्टिमल अमाउंट्स ऑफ मोस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मोस्ट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंसर्निंग आर वेरी सेफ, ठीक है। तो इस सेंटेंस को एक बार देखना ध्यान से, कुछ है नहीं इसमें। जैसे कह रहा है कि वास्ट मेजोरिटी, ये हमारा क्या हो गया, वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल। अगर मैं इसको कंसीडर करूं पूरा का पूरा, तो कह रहा है कि जो लोगों की वास्ट मेजोरिटी होती है ना, लोगों में जो ज्यादातर लोग होते हैं, मेजोरिटी मतलब समझ लीजिए 100% में जो 70-80% लोग हैं वो आपकी मेजोरिटी हो गई। तो आर कंज्यूमिंग, वो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, प्लूरल वर्ब हो गई, आर के बाद आईएनजी फॉर्म लगा दिया, वो कंज्यूम कर रहे हैं। क्या कंज्यूम कर रहे हैं, सब ऑप्टिमल अमाउंट्स ऑफ मोस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ज्यादातर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के सब ऑप्टिमल अमाउंट। अगर ग्रामेटिकली इसमें समझे तो ये ऑफ हमारी जो प्रेपोजिशन है ये रिलेट कर रही है सब ऑप्टिमल अमाउंट यानी ये नाउन को, और मोस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट इस नाउन को। तो दो नाउन को रिलेट करने के लिए हमने वो ऑफ प्रेपोजिशन लगाया है, और ये पूरा का पूरा गौर से समझिएगा, सब ऑप्टिमल अमाउंट्स ऑफ मोस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये एक पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है, पूरा नाउन फ्रेज है। फ्रेज भी मैंने पढ़ाया है, जो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विदाउट कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। मतलब ऐसे मैं कैसे समझाऊं, देखिए आपको बेसिक में याद है मैंने बताया था कि जो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विद कंप्लीट मीनिंग सेंटेंस होते हैं, विदाउट कंप्लीट मीनिंग फ्रेज होते हैं। तो ये जो हमारा सब ऑप्टिमल अमाउंट्स ऑफ मोस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये हमारा नाउन फ्रेज है। जो ये आर कंज्यूमिंग हमारी वर्ब है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए आप मुझे इस क्लास में तभी मैच कर पाओगे जब आप मेरे से शुरू से पढ़ रहे हो। जैसे मान लीजिए आपने अभी नया नया बैच लिया है और आपने शुरुआत की क्लासेस नहीं देखी है, तो हो सकता है कि आप मैच करने में, इस क्लास में मैच करने में थोड़ा फेल हो जाओ।
लेकिन अगर आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो ना, तो ये कुछ मैं नया बता ही नहीं रहा हूँ आप लोगों को। फ्रेज पढ़ाया है, ये कितनी बार बताया है कि दो नाउन को रिलेट करने के लिए हम ऑफ लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा नाउन फ्रेज हो गया, जो आर कंज्यूमिंग का ऑब्जेक्ट हो गया। एंड, अब ये एंड हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंसर्निंग आर। अब लड़का क्या सोच रहा होगा पता है, उसको लग रहा होगा यार गलती इसने ये कर दिया, यहाँ आर लिख दिया, यहाँ आईएनजी फॉर्म लिख दिया। बहुत सारे लड़के यही करेंगे, खैर कर लेंगे तो उनका तो भी सही हो जाएगा, अगर एग्जाम में वो तुक्का भी मार दे तो भी उनका सही हो जाएगा, लेकिन वो आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, कंसर्न्ड आर वेरी सेफ होगा, कंसर्निंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसर्न्ड हो जाएगा। और ये जो आप कंसर्न्ड लगाओगे वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये कोई एक्शन वर्ब के तरीके से काम नहीं कर रहा, मतलब ये कोई वर्ब को रेफर नहीं कर रहा है, ये वर्ब एडजेक्टिव को रेफर कर रहा है जो यूज किया गया है इस मोस्ट ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक्सेस डिनाइड वाला आपको बताया था, उसी तरीके से जो मोस्ट ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंसर्न्ड आर वेरी सेफ, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खुद को लेके कंसर्न थोड़ी करेगा, क्योंकि ये देखिए नॉन लिविंग चीज है। किसी भी चीज में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो खुद को लेके कंसर्न थोड़ी करेगा, कंसर्न वो किया जाता है। जैसे एक्सेस खुद को डिनाई थोड़ी करता है, डिनाई किया जाता है, थोड़ी कर देगा खुद को मैं डिनाई हो जाता हूं, ऐसा होगा नहीं ना। तो इस वजह से ये आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। और ये जो देखिए यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये जो आपका सब्जेक्ट है उसकी वर्ब मेरे भाई ये है आर, क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे आर है, वेरी सेफ। ये जो सेफ है वो आपका एडजेक्टिव है जो कॉम्प्लीमेंट के तरीके से काम करा, और इस एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करा वो वेरी आपका एडवर्ब है, मतलब इस पूरे को ही आप कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो, दैट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मैंने बताया था जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है उसको हम लोग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आई बात समझ में? तो कंसर्न लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन वन स्टॉप्स, अगर ये व्हेन की बात करेंगे तो देखिए ये व्हेन आपका टाइम रेफर करता है, ये आपका कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन होता है, और ये टाइम को रेफर करता है कि जब वन, अच्छा ये जो वन होता है ना ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन जब आप सब्जेक्ट के रूप में वन का यूज करते हो तो ये जनरल मीनिंग कन्वे करता है। जनरल मीनिंग मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने कहा वन, तो ये वन किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, सबके लिए है। वन में ही भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, एनी वन, राइट। तो यहाँ पे जो आपने लिखा व्हेन वन मतलब कोई भी जब स्टॉप कर देता है बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे ये जो आपका स्टार्ट होता है या फिर आपका स्टॉप होता है, इसके बाद हम लोग जिरंड फॉर्म का यूज करते हैं। जिरंड फॉर्म जैसे ही स्टार्टेड क्राइंग, ही स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने कहा सी स्टॉप्ड रीडिंग, उसने पढ़ना बंद कर दिया। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जैसे हमारा स्टार्ट है, स्टॉप है, मैंने ये बताया भी होगा आप लोगों को कि इनके बाद हम जिरंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप के बाद जो बीइंग आया है ये बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। कह रहा वन स्टॉप्स बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, यानी जब आप लोग ऑप्टिमिस्टिक होना बंद कर देते हो, ठीक है, यानी एक ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक पेसिमिस्टिक होता है। तो ऑप्टिमिस्टिक होपफुल होता है, पेसिमिस्टिक होपलेस होता है, यानी जो लोग पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ठीक है। और दूसरे जो पेसिमिस्टिक होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और होपलेस होते हैं, वो हर चीज में सिर्फ नेगेटिविटी और नकारात्मक चीजें देखते हैं। तो अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होना बंद कर दोगे तो वन बिलीव्स, तो एक कोई भी इंसान ऐसा भरोसा करता है कि ही या सी, मतलब कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इज वर्थलेस, कि वो वर्थलेस है। क्योंकि जब आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह जाते हैं, जब आप पूरी तरीके से पेसिमिस्टिक हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आप वर्थलेस हैं, आपका कोई काम नहीं है। एंड स्टॉप्स होपिंग, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि स्टॉप के बाद भी जिरंड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे जो होपिंग लिखा हुआ है वो भी अपने आप में सही है। फॉर अ बेटर फ्यूचर, ठीक है, आप बेटर फ्यूचर की उम्मीद करना छोड़ देते हैं। इट इज ओनली देन, ऐसा तभी होता है जब द मोमेंट ऑफ एक्चुअल फेलियर हैपेंस, जब एक्चुअल फेलियर आप देखते हो। तो सारी चीजों को अगर आपने देखा होगा तो ये हमारा प्रेजेंट में था, तो यहाँ पे ये हैपेंड लगा करके आपने पास्ट में कर दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बस हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, हैपेंस, यानी क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं था, लेकिन क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया था कि लोग हिल जाएं कि भाई इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ दिया इसने, ठीक है, हर चीज को पढ़ना है, समझना है, लोग कहीं भी तुक्का लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, वहां लगा सकते हैं। तो एक्चुअली जो एरर वाला पार्ट था वो हैपेंस में था, ठीक है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। अच्छा ठीक है, आगे देखिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू, हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो आपका लुक फॉरवर्ड टू होता है, बहुत सारे मैंने आपको फ्रेज बताए थे
जैसे आपका लुक फॉरवर्ड टू है, गिवन टू है, टेकन टू है, अवर्स टू है, ये जितने भी फ्रेजेस होते हैं इनके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे लुकिंग फॉरवर्ड टू हो, जितना भी मैंने बताया, गिवन टू है, टेकन टू है, एडमिटेड टू है, पे अटेंशन टू है, तो इनके बाद हमेशा आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट देखिए होता क्या है, ऑब्जेक्ट में या तो आप नाउन लिख सकते हो या प्रोनाउन लिख सकते हो, या फिर आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखोगे। अब आप सोच रहे होगे सर वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्यों लिखेंगे, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो हमारी जिरंड के तरीके से काम करती है, और जिरंड क्या होता है, नाउन होता है, सिंपल सी बात है। और ये जो फ्रेजेस होते हैं इसमें जो टू लिखा होता है वो प्रेपोजिशन होता है, इस वजह से इसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो टू इसमें लिखा हुआ है ये प्रेपोजिशन है, ये जो समथिंग है वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इन एंटीसिपेशन, अब देखो एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है, यहां पे यहीं से आपको समझना पड़ेगा। इन तो इसका प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है जी, और ये जो एंटीसिपेशन हो गया, एंड इन एंटीसिपेशन इज, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कहता है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन एंटीसिपेशन इज व्हाट हेल्प्स। तो अगर आप एक चीज गौर करोगे, एंटीसिपेशन का मतलब होता है जो चीज भविष्य में होने वाली, जैसे जिसको हम लोग एक्सपेक्ट बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद होता है, जिसको हम लोग प्रिडिक्ट बोलते हैं, प्रिडिक्शन। क्योंकि जब आप किसी चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, किसी चीज की उम्मीद करते हैं, तो ये चीजें कहां होती हैं, भविष्य में होती हैं। तो एंटीसिपेट करना इज व्हाट हेल्प्स अस मूविंग लिखा हुआ है। अगर आप गौर करोगे, ये जो हमारी मूविंग जिरंड फॉर्म लिखी गई है, यानी जो हमारी आईएनजी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म देखो हम दो कंडीशन में लिखते हैं, और दोनों कंडीशन मैंने आपको खैर पढ़ा रखी है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। एक कंडीशन इसकी होती है आईएनजी फॉर्म की, जब कोई एक्शन प्रोग्रेस में हो, यानी जब वो चल रहा हो। दूसरा हम इसका यूज करते हैं कंप्लीट एक्शन के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। दोनों में डिफरेंस भी पढ़ाया गया है कि कंप्लीट एक्शन के लिए भी होता है और इनकम्प्लीट एक्शन के लिए भी होता है। और यहां पे अगर आप देखोगे ना तो कंप्लीट एक्शन है ना तो इनकम्प्लीट एक्शन है। ये एक्शन क्या है, आपका पोटेंशियल एक्शन है। अब आप कहोगे ये पोटेंशियल एक्शन क्या होता है, ठीक है, मैंने बताया था पोटेंशियल एक्शन वो एक्शन होता है जो भविष्य में हो, यानी जो फ्यूचर में हो। अब आप कहो, आप ये सवाल खैर मेरे से पूछ सकते हो, सर आपको कैसे पता चला, ना यहाँ पे प्रोग्रेसिव एक्शन है, ना मतलब ना इनकम्प्लीट एक्शन है, ना कंप्लीट एक्शन है, यहाँ पे पोटेंशियल एक्शन का कैसे पता चला जो फ्यूचर में है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे सेंटेंस है, देखिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन एंटीसिपेशन, यानी हेल्प अस मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, लाइफ में आगे बढ़ने की बात हो रही है। तो जब हम किसी एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे स्विच करते हैं, या जब हम किसी पोटेंशियल एक्शन की बात करें या फ्यूचर रेफरेंस की बात करते हैं, फ्यूचर इवेंट की बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग जिरंड फॉर्म का इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। तो यहाँ पे जो मूविंग लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हमें टू मूव फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा, टू मूव। कहीं कहीं आपको टू मूव और कहीं कहीं आपको मूव भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? पता है एक्चुअली क्या है ना कि मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, मतलब बिना टाइम के पॉसिबल ही नहीं है इसको बताना। अब जैसे आगे अभी कुछ सेंटेंसेस आएंगे, इसमें ये टाइम टेकिंग सेंटेंसेस नहीं है। जैसे इस वाले सेंटेंस को देखो, ये भी मेंस 2017 का ही है, लिखा हुआ कैरेक्टर बिल्ड शुड बी एन इंटेग्रल पार्ट of every aspect of schooling and learning as it equips one to find long term solutions to life's challenges। अब इतना लंबा चौड़ा ये सेंटेंस दे दिया, लेकिन अगर मैं इसमें एरर की बात करूं तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टर बिल्ड लिखा हुआ है। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि देखिए मॉडल वर्ब है ना आपका, शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट, तो ये हमारी मॉडल वर्ब है, और ऑब्वियस सी बात है ये हमारी बी यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म लिखा हुआ है। कह रहा कि जो कैरेक्टर बिल्ड है वो इंटेग्रल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इसेंशियल, बिल्कुल जरूरी भाग होना चाहिए एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्कूलिंग एंड लर्निंग, यानी जब भी आप कोई चीज लर्न कर रहे हो, जब आप कोई चीज सीख रहे हो, या आपकी जब स्कूलिंग हो रही है, तो स्कूलिंग के या लर्निंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कैरेक्टर बिल्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है। तो ये जो हमारी मॉडल वर्ब है ये हमारी वर्ब की पहली फॉर्म है। तो वर्ब के पहले क्या आता है, आपने कहा सर वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे आपने तो कैरेक्टर बिल्ड लगा दिया है, कैरेक्टर बिल्ड जैसा कोई वर्ड तो होता ही नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग। क्या लिखना पड़ेगा, कैरेक्टर बिल्डिंग। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कैरेक्टर बिल्डिंग नाउन और एडजेक्टिव दोनों होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये वर्ब के पहले लगा हुआ है तो ये हमारा नाउन के तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि नाउन ही सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल के तौर पे बताया, ही रैन अ कोर्स,
उसने एक कोर्स चलाया, ही रैन अ कोर्स इन कैरेक्टर बिल्डिंग। किसका कोर्स चलाया उसने? कैरेक्टर बिल्डिंग का कोर्स चलाया। बहुत सारे लोग होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, कैरेक्टर बिल्डिंग का कोर्स चलाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये इन जो है वो आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ये आपका क्या है? आपने कहा सर नाउन है। तो ही रैन अ कोर्स इन कैरेक्टर बिल्डिंग, तो वहां पे आपको कैरेक्टर बिल्डिंग लिखना पड़ेगा, उसने कैरेक्टर बिल्ड लिखा हुआ था। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है भाई, उसके बाद कॉमा दिया, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एंड कन्फ्लिक्ट। अगर आप गौर करोगे ये जो हमारा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आर, ये जो हमारी वर्ब लिखी गई है ना, इसका जो सब्जेक्ट है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। इनको हम बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला राम एंड कमल आर गोइंग टू मार्केट, आर यहां पे आपकी वर्ब हो गई, राम एंड कमल सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है? कंपाउंड सब्जेक्ट है, क्योंकि दो लोग हैं। उसी तरीके से यहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आर ऑल इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं टू डेवलप करने के लिए गुड मोरल कैरेक्टर, एक अच्छे कैरेक्टर को, एक अच्छे नैतिक चरित्र को बिल्ड करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे तो सीधा सीधा समझ में आ गया होगा, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी पड़ेगी, इन्फिनिटिव यहां पे हमें चाहिए। ये टू के बाद डेवलपिंग लिख दिया हुआ है, तो ये डेवलपिंग काट दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग डेवलप लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, ये तो कई बार मैंने आपको बताया कि ही यूज्ड टू सिट्स लिखा हुआ है। यहां पे आपने क्या लिखा है? ये आपका ही सब्जेक्ट है, यूज टू क्या है? मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? पहली फॉर्म। हमेशा मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, मॉडल वर्ब जब भी लिखोगे तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है, और ये हमेशा आपकी बेस फॉर्म होगी, बेस फॉर्म। कभी भी इसको सिंगुलर फॉर्म में मत लिखिएगा, हमेशा बेस फॉर्म लिखिएगा। तो सिट्स नहीं होगा, यहां पे देखिए सिट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे अब आता है आपका, अभी खैर 2018 वाले ही क्वेश्चन चल रहे हैं। अब जैसे लिखा व्हेन यू ड्रिंक द स्वीट कोकोनट वाटर, कह रहा है कि जब आप स्वीट कोकोनट वाटर पीते हैं, इट इज द मेटाफर फॉर एक, देखो ये यही खत्म होगा, इट इज द मेटाफर फॉर। ये मैंने अपने YouTube के वीडियोस में जब भी मैं प्रैक्टिस कराता हूं या फिर जब पढ़ाने के दौरान आपको टॉपिक, इस पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया था कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा, तो मैं बताता अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, प्रेपोजिशन के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। देखिए हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे नाउन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है या फिर कॉम्प्लीमेंट बनता है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो हमारी प्रेपोजिशन होती है इसकी भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो कि प्रेपोजिशन किसी नाउन को रिलेट करता है किसी सेंटेंस के दूसरे शब्द से। तो हर किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जैसे हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है, उसी तरीके से हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपनी विशेषता होती है। तो ये जो हमारा यहाँ पे फॉर प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। हमें पता है ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। भाई एक्सपीरियंस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसको हमें एक्सपीरियंसिंग लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, जीरंड फॉर्म लिखना पड़ जाएगा, तभी तो ये नाउन बनेगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग लिखेगा उनका सही हो जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग। आगे देखिएगा, ऑल दे नीड। भाई कोई डाउट हो तो प्लीज बता देना, अगर कोई डाउट नहीं है तो चलेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि ऑल दे नीड टू डू इज फीड देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फीड द EMEI नंबर टू। देखो ये भी वही चीज है। अब कह रहा ऑल दे नीड, सबको क्या जरूरत है? टू डू, करने की, इस फीड दियर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फीड करके रखें, अपनी EMEI नंबर को फीड करें। क्या करने के लिए? रिसीव करने के लिए। टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म इन्फिनिटिव चाहिए, तो यहां पे हमें रिसीव लिखना पड़ेगा, यानी पहली फॉर्म लिख देंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, कह रहा कि गुड रोल मॉडल्स इन क्लासरूम। अब यहाँ पे इन प्रेपोजिशन हो गया, क्लासरूम इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे, और सुनिएगा पहले, वैसे गुड रोल मॉडल्स यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। गुड रोल मॉडल्स इन क्लासरूम, जो आपके क्लासरूम में अच्छे रोल मॉडल्स हैं। एंड इन कम्युनिटीज, और कम्युनिटीज में अगर मैं देखूं तो ये एंड हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। उसके बाद प्रेपोजिशन हो गया, और ये कम्युनिटीज इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्लासरूम इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया।
गुड रोल मॉडल हमारा सब्जेक्ट है, वो भी प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, और इसका वर्ब हमने कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है आर। ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेटिंग एजुकेट, अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे तो कह रहा है कि किसी क्लासरूम में या कम्युनिटी में अच्छे रोल मॉडल एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं ऑफ गेटिंग एजुकेट, एज द एक्शन एंड डिसीजंस ऑफ रोल मॉडल्स इंपैक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स। जो आपके रोल मॉडल्स डिसीजन लेते हैं या जो एक्शन करते हैं उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। अब हमारे यहाँ रोल मॉडल कौन है, अजय देवगन है, क्या खाता है, गुटखा खाता है। हमारे यहाँ रोल मॉडल क्या है, अक्षय कुमार है, क्या खाता है, गुटखा खाता है। शाहरुख खान है, गुटखा खाता है, पान मसाला ये सब खाते हैं, बदतमीज है ये सब। ठीक है, छोड़िए, अच्छा खैर। तो इसका इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ेगा कि अजय देवगन वहां खा सकता है तो हम भी खा सकते हैं, शाहरुख खान वहां खा सकता है तो हम भी खा सकते हैं। तो लोग इसी तरीके से सोचते हैं। ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली एक ऐसे शॉर्ट्स में देख लिया है कि कोई गैंगस्टर था, वो खलनायक मूवी जो संजय दत्त की थी उससे इंस्पायर था। ठीक है, तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन खैर में हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें एरर क्या है, ये गेटिंग एजुकेट लिखा हुआ है ना, तो गेटिंग एजुकेट नहीं, यहाँ पे गेटिंग एजुकेटेड हो जाएगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या मैं इसको रट लूं या इसको समझ लूं। मैं समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ही इज गेटिंग मैरिड। अब फिर से आपके मन में यही सवाल आया होगा कि सर हम यहाँ पे मैरिड क्यों लिख रहे हैं, मैरी क्यों नहीं लिख रहे हैं। हम लिख तो सकते हैं मैरी भी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों लिख रहे हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। आपको शायद ध्यान नहीं होगा, जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था, वर्ब में मैंने एक लिंकिंग वर्ब आपको पढ़ाई होगी। कुछ ध्यान आ रहा है, याद आया आपको, लिंकिंग वर्ब। इसको हम लोग लिंक वर्ब भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करना। किससे कनेक्ट करना, कॉम्प्लीमेंट से। और मैंने ये भी बताया था ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, कौन कौन कॉम्प्लीमेंट के तरीके से काम कर सकते हैं। मैंने कहा एक तो या तो नाउन कॉम्प्लीमेंट के तरीके से काम करे, या तो प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट के तरीके से काम करे, या तो फिर एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तरीके से काम करे। ये तीन ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट के तरीके से काम करते हैं। अब यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो हमारी वर्ब है, ये गेटिंग, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। तो भाई ये जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती हैं, ये अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती हैं। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है, या तो प्रोनाउन होता है, या तो एडजेक्टिव होता है। अब अगर एक बात बताइए आप सभी लोग, अगर आप यहाँ मैरी लिखोगे तो मैरी तो वर्ब की पहली फॉर्म हो जाएगी। वर्ब की पहली फॉर्म एडजेक्टिव के तरीके से काम तो करती ही नहीं है। लेकिन अगर मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखूंगा तो ये हमारी एडजेक्टिव बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। इसीलिए आपने सुना होगा ही इज गेटिंग मैरिड, और वहां पे लिखा है गेटिंग एजुकेटेड। ठीक है, ही इज गेटिंग एजुकेटेड, ही इज गेटिंग लेट। ये सुना है आप लोगों ने कभी, सबने सुना होगा। ही इज गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, ये सुना होगा। तो यहां पे अगर आपने नोटिस किया होगा कभी, तो ये लेट क्या है, यहाँ पे लेट एडजेक्टिव है आपका। ये जो कॉम्प्लीमेंट के तरीके से काम कर रहा है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। जो एजुकेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लिखोगे, ये इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। दैट्स वाई हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। क्लियर है? अगला देखिएगा, नेक्स्ट पे आते हैं 71। अब यहां तक आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, 73 तक। उसके बाद तो इधर ऐसा फटाफट होएगा ना, अभी 10 मिनट में ऐसे चुटकी में खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा 30 क्वेश्चन कहाँ गए पता ही नहीं चला। ठीक है, आपको मतलब टोटल अगर मैं क्वेश्चन दिखा दूं यहाँ पे, तो टोटल क्वेश्चन तो आपको 100 तक जाना है। लेकिन अभी 71 के बाद आप देखोगे ना, ऐसे हवा में क्वेश्चन लगेंगे जो आपके 2019 से क्वेश्चन आए हैं। जैसे इसमें देखो कुछ है नहीं कुछ खासा, जैसे लिखा द अरोमा ऑफ द invigorate morning cup of tea comes wafting up the stairway and soon I am sipping it slowly and reverentially without rushing। देख रहे हो कितने लंबे चौड़े इसने ऐसे ऐसे शब्द इसमें भर दिए हैं, और सही से देखा जाए तो सेंटेंस में है कुछ नहीं। कैसे, वो मैं देखिए आपको बताता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे अगर आप देखोगे ये आपका प्रेपोजिशन हो गया। ठीक है, अब आपको जैसा कि पता है कि प्रेपोजिशन जो होता है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पे जो आपने द इनविगोरेट मॉर्निंग कप ऑफ टी लिखा हुआ है, ठीक, इस पूरे को हम कह सकते हैं, मतलब इस पूरे नाउन फ्रेज को अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। आप कहोगे चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन गलती कहाँ दिख रही है सर आपको। देखो, अगर आप नहीं अभी तक ढूंढ पाए हो तो मैं आपको बताता हूं। ये जो वर्ड आपका है ना इनविगोरेट, ध्यान दिया आपने, ये इनविगोरेट एक्चुअली में ये वर्ब है। ठीक है, इनविगोरेट आपका क्या होता है, ये एक वर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिफ्रेशमेंट। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सुबह सुबह कहाँ चले गए, घूमने चले गए, तो वो रिफ्रेश हो गए। बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह कॉफी मिल जाए
ये रिफ्रेश हो गए। कुछ लोग तो गांव में होते हैं, रिफ्रेश हो गए, रिफ्रेश हो गए, ठीक है। कुछ लोग तो फ्रेश ऐसे होते हैं करके, है ना, मूसा गुल का मंजन कर लिया, रिफ्रेश हो गया। तो सबके रिफ्रेशमेंट का एक अलग पैरामीटर है, लोग अपने पैरामीटर पे जाकर के रिफ्रेश होते हैं, है ना। कुछ लोग लोटा का पानी लेकर के जाएंगे कि झाड़ में, वहां रिफ्रेश हो लेते हैं। तो ये जो इनविगोरेट होता है, इसका मतलब होता है टू गिव न्यू एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है? टू गिव न्यू एनर्जी, किसी नई एनर्जी देना, रिफ्रेशमेंट होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा द फ्रेश एयर इज, सुनना, द फ्रेश एयर इज इनविगोरेटिंग। पहले इसको समझा देता हूं मैं आपको। तो अब यहां पे आपने देखा ये जो फ्रेश एयर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी ये नाउन है। और ये इनविगोरेटिंग हम लोग बोल किसको रहे हैं? आपने कहा सर हम लोग इसको बोल रहे हैं, इनविगोरेटिंग किसको बोल रहे हैं? फ्रेश एयर को बोल रहे हैं। तो हमें पता है जब हम नाउन की विशेषता बताएंगे तो वो क्या होता है हमारा? आपने कहा सर एडजेक्टिव होता है। अभी आप सोच रहे होगे आपने सर बताया तो यहाँ पे वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हो एडजेक्टिव है। भाई एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। जैसे ये बताइए, आप इसको वर्ब, वर्ब जरूर है। जैसे मैंने बोला दिस न्यूज इज सरप्राइजिंग। अब हमने ये जो दिस न्यूज इज सरप्राइजिंग लिखा है, ये है तो वर्ब ही है, वर्ब ही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। लेकिन ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म विशेषता बता किसकी रही है? इस न्यूज की बता रही है, जो कि नाउन है। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे है वर्ब आईएनजी फॉर्म होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होगा, किसी नाउन की विशेषता बताएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होगा। तो ये जो इनविगोरेट मॉर्निंग कप ऑफ टी लिखा हुआ है, तो इस नाउन की विशेषता बताएगा। तो इनविगोरेट नहीं होगा, इनविगोरेटिंग हो जाएगा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, इनविगोरेटिंग। जैसे हम लोग ये थोड़ी लिखते हैं फ्लाई बर्ड्स, उड़ती हुई चिड़िया, ठीक है। उड़ती हुई चिड़िया में क्या लिखेंगे? फ्लाइंग बर्ड्स। और ये जो फ्लाइंग होता है इस नाउन की विशेषता बताता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ठीक है। तो फ्लाइंग बर्ड्स लिखना पड़ेगा, तो इनविगोरेटिंग मॉर्निंग लिखना पड़ेगा। सही हो गया, ठीक, क्लियर है भाई मेरे? बताना मुझे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, आर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, शुड सीरियसली कंसीडर। शुड, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल वर्ब हो गया। ये मॉडल वर्ब के बाद पहली फॉर्म, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है सीरियसली, ये हमारी एडवर्ब हो गई। शुड सीरियसली कंसीडर गिवन स्टूडेंट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एम्पावरिंग द स्टूडेंट काउंसिल टू प्ले मोर देन ए सिंबॉलिक रोल। कह रहा है कि जो हमारा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे गंभीर रूप से इस पर विचार करना चाहिए। किस चीज पे? शुड सीरियसली कंसीडर गिविंग स्टूडेंट्स नहीं भाई, गिविंग स्टूडेंट्स। ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो इस नाउन के लिए लगा है। गिविंग स्टूडेंट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी देना चाहिए। एंड इंपावरिंग द स्टूडेंट, देखिए जैसे यहाँ पे स्टूडेंट के पहले इंपावरिंग लिखा हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले गिविंग लिखना पड़ेगा। गिविंग मोर स्टूडेंट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंपावरिंग द स्टूडेंट्स काउंसिल टू प्ले मोर देन ए सिंबॉलिक रोल। तो वहां पे गिविंग हो जाएगा, तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ एलिजाबेथ। ये एलिजाबेथ के शासन के दौरान की बात हो रही है। इट वॉज ड्यूरिंग, यह था ड्यूरिंग द रीन ऑफ एलिजाबेथ, जब एलिजाबेथ का शासन था, ठीक है। दैट ब्रिटानिया केम टू बी व्यू एज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। अब यहां पे बस ये गौर कर लीजिएगा, मैंने बताया भी होगा, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, ये एक्चुअली एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यू कैन राइट दिस नॉवेल, तो यहां पे कैन के बाद जो हमने राइट लिखा है ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब यहां पे, अच्छा मैंने कुछ दूसरी बात बता दी, सॉरी, वो मैं मॉडल वर्ब पे चला गया। खैर मैं यहां बता देता हूं। देखो टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस होती है, मुझे ये बताना था आपको। जैसे मैंने यहाँ टू प्ले लिखा, तो ये टू प्ले एक्टिव वॉइस है, और ये जो मैंने टू बी प्लेड लिखा है, टू बी प्लेड, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, और ये टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म एक्टिव वॉइस। तो ये जो टू बी व्यू नहीं है, यहाँ टू बी व्यूड लिखना पड़ेगा। तो टू बी व्यूड एज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। यहां पे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो पैसिव वॉइस में टू बी के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी। अगला देखना, अब यहां से क्वेश्चन देखो हल किया गया।
मैंने आपको बताया भी था, जैसे ही 2019 शुरू होगा, 2019 से आप देखोगे क्वेश्चन फटाफट आपके लगते जाएंगे। अब यहाँ मुझे, अब इतने में मैंने कितना टाइम लिया, लगभग आधा घंटा। कितना क्वेश्चन बताने में? मैंने आपको 63 से बताया है 73 तक। 10 क्वेश्चन बताने में आधे घंटे, और बाकी आधे घंटे में बाकी हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इजी है। देखो जैसे यहाँ लिखा सी फॉरगॉट लॉक द डोर। अब आप सेंटेंस ऐसे लिखते हो ना, ही वांटेड टू गो देयर, ऐसे लिखते हो, या ही वांटेड गो देयर, कैसे लिखते हो? आप कहोगे सर डायरेक्ट गो नहीं लिख सकते, टू लगा के हम सेंटेंस को लिखते हैं। ही वांटेड टू गो देयर, ठीक है, वह वहां जाना चाहता था। कारण अगर आप मेरे से पूछोगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब आप सब्जेक्ट लिखते हो तो सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार जिस वर्ब को लिखते हो वो फाइनाइट वर्ब होती है, और उसके बाद हम गो लिखेंगे तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। तो हम दो फाइनाइट वर्ब एक साथ नहीं लिख सकते, तो एक फाइनाइट वर्ब होती है और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब लिखनी पड़ती है। और ये आपका टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म जो इन्फिनिटिव होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आता है। तो इस वजह से आप एक फाइनाइट वर्ब लिखते हो और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब लिखते हो। जैसे ही होप्ड टू विन द मैच, तो होप्ड लिखा फिर टू विन द मैच लिखा आपने, एक फाइनाइट वर्ब दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब। उसी तरीके से वह भूल गया, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी फाइनाइट वर्ब है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज होता है, फाइनाइट वर्ब। दूसरा नॉन फाइनाइट लिखना पड़ेगा, तो यहाँ टू लॉक लिख लीजिए। अगला देखिएगा, अपने हिसाब से ये सब लगा लीजिएगा, ए में गलती है। ऑन द वे ही वाज, अब देखो, अब ऑन द वे, ठीक है, ही वाज, अब बिटेन होता है एक्चुअली, बिटेन ऑन हिज टो बाय ए वेनोमस स्नेक, काटने को लेकर के हम बिटेन, ऐसा कोई वर्ब की फॉर्म नहीं होती। देखो ये इतना इजी आया था। अब इजी उनके लिए जिनको एक्चुअली वर्ब की फॉर्म पता है, जिनको पता है भाई काटने के लिए जो हम लगाते हैं उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटेन होती है। अब उसको पता ही नहीं है तो उसको लगेगा ये भी सही है, तो इतना तो खैर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट पे बात करेंगे, ये हमारा ये हो गया सी। The reduction in the cost of education due to an increase in subsidies offered by the government is also seen as a reason to get more educated. क्वेश्चन अच्छा है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। जैसे लिखा है the reduction in the cost of education, ये जो इन है preposition आपका, ये the cost of education, यहां तक ये पूरा का पूरा ये नाउन फ्रेज इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कि जो रिडक्शन है इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के कॉस्ट में जो रिडक्शन है यानी कमी है, ड्यू टू के कारण, एंड इंक्रीज इन सब्सिडीज। अब किसके कारण है? सब्सिडीज में इंक्रीज के कारण है, जो ऑफर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब जरा गौर करिएगा, ये पैसिव वॉइस का सेंस है, ऑफर बाय द गवर्नमेंट, तो पैसिव वॉइस के रेफरेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ऑफर्ड। अब जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, अगर मैं एक्सेस डिनाई लिखूं तो आप कहोगे सही है या गलत? आप कहोगे गलत है, कारण आप ये बताओगे मुझे, क्योंकि सर जो एक्सेस है वो खुद से तो मिलता नहीं है, एक्सेस देना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सेस अगर किसी के द्वारा देना पड़ता है तो ये पैसिव वॉइस का सेंस है, तो इस वजह से एक्सेस डिनाइड लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर्म रिजेक्ट नहीं लिख सकते, फॉर्म रिजेक्टेड लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से सब्सिडीज ऑफर्ड बाय लिखना पड़ेगा, पैसिव वॉइस का सेंस है तो ऑफर्ड लिख लीजिए। अगला ये देखो क्या है, यहाँ पे ऑफर्ड हो जाएगा ये। अब यू है, मे है, सब्जेक्ट है, उसके बाद मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, लेफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीव हो जाएगा। अभी ही बताया था और कितनी बार बता चुका हूं, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। अगला एंटरिंग द हॉल द शो हैड स्टार्टेड, देखो एंटरिंग द हॉल द शो हैड स्टार्टेड, ये लिखा है सब्जेक्ट, ये लिखा है हैड, ये लिखी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप सबको पता है भाई ये पास्ट परफेक्ट है, शो शुरू हो चुका था। अब ये भी होना चाहिए पास्ट में ना, एंटरिंग आईएनजी फॉर्म तो प्रोग्रेसिव है, मतलब जो प्रोसेस को डिनोट करता है, इनकम्प्लीट एक्शन को, ये गलत हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे व्हेन, यहां लिख देता हूं मैं, व्हेन वी, या वी लिख दो, अगर एक से ज्यादा लोग थे तो वी लिख दो या आई लिख दो। व्हेन आई एंटर्ड, कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि कुछ तो दिया ही नहीं है ना। व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, व्हेन आई एंटर्ड द हॉल द शो हैड स्टार्टेड, व्हेन वी एंटर्ड द हॉल द शो हैड स्टार्टेड। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका बताता हूं आप सभी लोगों को, आपने पास्ट परफेक्ट टेंस, अभी तो मैंने टेंस नहीं पढ़ा है, टेंस आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको कभी न कभी किसी न किसी से सुना ही होगा,
या मेरे यूट्यूब पे आपने मॉक टेस्ट की वीडियोस देखी होगी, उसमें मैंने क्वेश्चंस इसके लिए थे। जब दो एक्शन होते हैं हमारे पास और अगर दोनों एक्शन पास्ट के हों तो जो पहले परफॉर्म किया जाता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो बाद में परफॉर्म किया जाता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो अब देखो, जब मैं हॉल में पहुंचा तो शो शुरू हो चुका था, तो इन दोनों में कौन सा काम पहले शुरू हुआ? हैं तो दोनों पास्ट के ही, जैसे होता ना दोनों हरामी है लेकिन इसमें से एक ज्यादा हरामी है, वही बात है दोनों एक्शन पास्ट के, लेकिन उसमें पहले कौन शुरू हुआ, मतलब इसमें पहले कौन हुआ? सो पहले शुरू हो चुका था, बाद में पहुंचा, तो जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो दूसरा होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। इस वजह से हमको ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा, दैट्स यही रीजन है। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एंटरिंग। एंटरिंग, व्हेन आई एंटर द हॉल, आई यूज टू गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक्स व्हेन आई लिव्ड इन देहरादून। अब देखो ये जो व्हेन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन क्या बताता है? टाइम। कई बार बता चुका हूं, व्हेन टाइम बताता है। और ये टाइम किस में है? आपने कहा आई क्या है? सब्जेक्ट है। लिव्ड क्या है? वर्क की सब्जेक्ट, वर्क की सेकेंड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट और वर्क की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई? आपने कहा सर पास्ट इंडेफिनिट हो गई। ठीक है भाई, अब आपका टाइम आपने समझ लिया कि टाइम पास्ट में है, तो ये भी हमारा पास्ट में होगा। ठीक, अब पास्ट बनाने के लिए यूज टू तो नहीं लिखेंगे, पास्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको यूज्ड टू लिखना पड़ेगा। और हमें पता है ये यूज टू हमारी मॉडल वर्ब होती है और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे आई यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक व्हेन आई लिव्ड इन देहरादून। जब मैं देहरादून में रहता था तो मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। और ये जो हमारी यूज टू मॉडल वर्ब है ये हमारी पास्ट हैबिट बताती है, यानी पास्ट में किए गए जो हमारे एक्शन होते हैं पास्ट हैबिट को डिनोट करती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? आपने कहा ये वाला, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी 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 डी। अगला देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे आई हैड टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज नॉट बियर द पेन इन माई टूथ। क्वेश्चन नंबर 80, कोई बता सकता है इसको? बहुत इजी है, मैं बताता हूं। देखो, कह रहा आई हैड टू गो टू द डॉक्टर। ये जो देखिए आपके हैज टू, हैव टू या फिर हैड टू होता है, एक्चुअली चलो ये दोनों रहने देते हैं, क्योंकि देखो हैज टू हैव टू जो होता है ना ये सरकमस्टेंशियल सिचुएशन के लिए होता है, यानी जब परिस्थितियां ऐसी हों। ये मॉडल वर्ब में मैंने पढ़ाया है। और ये हैड टू की अभी बात कर लेते हैं। हैड टू एक्चुअली पास्ट का ऑब्लिगेशन बताता है। ऑब्लिगेशन मतलब होता है जब आप किसी चीज को करने के लिए बाध्य हो। ठीक है, मैंने ऑब्लिगेशन मतलब क्या बोला? जब आप किसी चीज को करने के लिए बाध्य हो या कोई चीज आपके लिए करने के लिए अनिवार्य हो जाए, लेकिन पास्ट में, पास्ट की बात हो रही क्योंकि हैड लिखा हुआ है। तो आई हैड टू गो टू द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। कारण क्या था? बिकॉज आई वॉज नॉट बियर द पेन इन माई टूथ, क्योंकि जो मेरे दांतों में दर्द था उसे मैं सह नहीं सका। बात पास्ट की हो रही है तो यहां पे आपने आई वॉज नॉट लगा दिया, आई वॉज नॉट बियर, तो ये एक्चुअली गलत है। अगर आप किसी चीज को सह नहीं सकते हो तो मतलब वो कैपेसिटी को रेफर कर रहा है, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि आप उसको सह सको। तो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, इन सारी चीजों के जो मॉडल वर्ब मैंने आपको पढ़ाई थी वो कुड पढ़ाई थी, तो यहाँ कुड लिख लीजिए। आई कुड नॉट बियर द पेन इन माई माउथ, इन माई टूथ, सॉरी माउथ कह रहा हूं, इन माई टूथ, तो यहाँ पे कुड 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 लिखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, ही स्विच्ड ऑन द टीवी टू लिसनिंग टू द स्पीच। टू के बाद क्या आता है? वर्ब की पहली फॉर्म। लो, ये तो यहीं खत्म हो गया। ये देखो मेंस 2019 का क्वेश्चन था, ये भी मेंस 2019 का क्वेश्चन था। अगला देखिए, ही मेड हर एज द चेयरपर्सन ऑफ द दियर बैंक। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, जो खैर कई बार कराया है, मैं बार बार बोल दे रहा हूं आपको, जिससे आपको ये पता हो कि आपने रिवीजन अगर किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं किया है तो प्लीज रिवीजन करिएगा। मेरा बस ये पर्सपेक्टिव है इसके पीछे बोलने का कि भाई रिवीजन करें। तो अगर यहाँ बात करूं मैं आप लोगों से ना, तो यहाँ देखो ये है, मैंने कहा आई मेड हर हैप्पी, आई मेड हर टू हैप्पी मैं नहीं लिखूंगा। मैंने आपको बताया था कि कभी भी कॉम्प्लीमेंट और मतलब जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसके बीच में कोई वर्ड नहीं लिखते हैं। जैसे आई क्या है? सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, हैप्पी क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। कैसे पता? आई मेड हर हैप्पी, किसको खुश किया? उसको किया, तो ये हर ऑब्जेक्ट के लिए लिखा है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बीच में कोई शब्द नहीं लिखता है, बताया है मैंने ये सारी चीजें। ठीक है,
अगर आप लोग ध्यान दो कुछ, जैसे आई हैव नेम्ड दिस प्रोजेक्ट एज द लास्ट लीफ। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखो, आई क्या है, आपने कहा सब्जेक्ट है, हैव नेम्ड क्या है, आपने कहा वर्ब है, दिस प्रोजेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम हमने क्या रखा, द लास्ट लीफ। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। इस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में कुछ नहीं रखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो एज आया है वो गलत है, ठीक है। अगला देखिएगा, प्रसाद रिकॉल्ड दैट मीटिंग पीपल हैव बीन, देखो भाई लिखा मीटिंग पीपल हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट जब इस सेंटेंस को पढ़ेंगे वो कहेंगे ये नो एरर है, इसमें कोई गलती है ही नहीं, पता है क्यों। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ध्यान ही नहीं जाएगा कि ये हैव है, हैव गलती है और यहाँ पे हैज करना है, क्योंकि उनको ये लगेगा ये यार ये तो पीपल लिखा हुआ है, पीपल हमारा प्लूरल है तो हैव होना चाहिए, तुमने हैज कैसे कर दिया। आप एक चीज का ध्यान नहीं दे रहे हो, मैं आपको बताता हूं। ये सेंटेंस में आप बताओ सब्जेक्ट क्या है, यही बता दोगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। स्मोकिंग सिगरेट्स कॉजेज कैंसर। अगर मैं किसी से भी पूछूं कि इस सेंटेंस में बताओ सब्जेक्ट क्या है, ये तो चलो सबको दिख रहा होगा कि भाई ये वर्ब है, कॉजेज वर्ब है। अब इसमें इन दोनों में सब्जेक्ट कौन सा है। बहुत सारे लोग सिगरेट्स बोलेंगे, बहुत सारे लोग स्मोकिंग बोलेंगे, लेकिन आप सोचिए कि स्मोक करने से, सिगरेट स्मोक करने से कैंसर होता है। अच्छा, क्या चीज करने से कैंसर होता है, सिगरेट से होता है या स्मोक से होता है, सोच के देखिए। अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचें, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके सोचें, तो कभी भी सिगरेट से कैंसर नहीं होता, स्मोक करने से होता है। अब मान लीजिए अभी सिगरेट आप पीते ही नहीं हो, आप अपनी जेब में सिगरेट लेकर के घूम रहे हो, आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन आप स्मोक नहीं करते हो, तो भाई उससे आपको कैंसर थोड़ी हो जाएगा। कैंसर तो बेसिकली स्मोक करने से होता है। तो यहाँ पे जो कैंसर का कारण है वो स्मोक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब आप सोच रहे होगे अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर ये क्या रहा, सिगरेट्स क्या है यहाँ पे। अब आपको जो बताने जा रहा हूं आपको पचाना मुश्किल होगा, लेकिन रियलिटी यही है। ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन है क्या, आपने कहा सर वर्ब है। देखिए, आप किसी के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को नहीं बदल सकते, बेसिक नेचर नहीं बदल सकते। अब जैसे मान लीजिए ये वर्ब है, ठीक है, भले सब्जेक्ट की तरीके से काम कर रहा है क्योंकि जिरंड है, आईएनजी फॉर्म जिरंड होती है, जिरंड नाउन के तरीके से काम करती है। जिरंड भले नाउन के तरीके से काम करती है लेकिन होती तो वर्ब है। अब किसी लड़के को आपने साड़ी वाड़ी पहना करके नचा दिया, आजकल के बहुत सारे लड़के साड़ी पहन के नाचते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो लड़की बन गई। उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है अंदर से है तो लड़का है, ठीक है। भले ऊपर से वो लड़की लग रहा है, साड़ी पहन के मेकअप करके कुछ भी करके लोग उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारा वर्ब है, भले सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है लेकिन है तो अल्टीमेटली क्या चीज, आपने कहा वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो वर्ब का क्या बेसिक नेचर होता है, क्या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, सब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये खुद ही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो ले नहीं सकता, लेकिन इसके बगल वाला ये जो है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है, समझे आप। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली क्या है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो मैं बता रहा हूं, बस होता है क्या है कि हम लोग पहली बार किसी चीज को सुनते हैं तो अटपटा लगता है, अगर बार बार सुनने की आदत हो जाए तो अटपटा ना लगे। तो वहां पे ये हो गया। उसी तरीके से मीटिंग पीपल हैज बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट। तो स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते उसकी जिंदगी का हिस्सा है लोगों से मिलना। तो उसका जिंदगी का जो हिस्सा है ना वो मिलना है, लोगों से मिलना। लोग नहीं है उसकी जिंदगी का हिस्सा, मिलना है। तो यहां पे ये जो मीटिंग है वो मीटिंग के लिए हैज लग रहा है, पीपल तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये अच्छा क्वेश्चन था। ये सरिता जी क्या कर रही हैं, क्या ऑमिट कर दें एज को, आपका मुंह ना ऑमिट कर दो मैं, यहां पे एज सही है, वहां पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी तो होना चाहिए। मतलब जहां एज देखा काटो काटो है, एज देखा नहीं काट दिया। देखो, वेल्थ क्रिएटर्स आर इसेंशियल फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी। भाई इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या गलती है, कुछ लग रहा है। मुझे पता है आप लोग क्या करने वाले हो, कर लो अपने मन का, आप यही करोगे ना। वेल्थ क्रिएटर्स आपने कहा प्लूरल सब्जेक्ट है, ये हो गया प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब वेल्थ क्रिएटर्स आर इसेंशियल, जरूरी है, अनिवार्य है
फॉर मनी, किसके लिए, पैसे के लिए, क्योंकि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, वेल्थ की बात कर रहे हैं, वेल्थ पैसा होता है। वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड, आप कहोगे टू डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मैं कहूंगा टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कर दो बस, ठीक है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट खुद से नहीं होगा। देखो टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म एक्टिव वॉइस होती है, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होती है। यहां पे बात डिस्ट्रीब्यूशन की हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे अगर हम लोग, तो पैसा खुद डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हम टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड लिखेंगे, ठीक है। ये देखो मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली इन ग्रॉस, मैंने आपको बताया ना, ये जो मॉडर्न मैन है ये आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो ये हमारी जो इज लिखी गई है ये हमारी सिंगुलर वर्ब है। अब इज मॉडर्न मैन कहाँ है, वो इन ग्रॉस है। अब देखो भाई ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, लेकिन ये सिंगुलर जरूर है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये लिंकिंग वर्ब है। और सब लिंकिंग वर्ब क्या करती है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से मैंने कहा था जोड़ती है, और कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव बनेगा, इनग्रॉस्ड बनेगा। इनग्रॉस्ड मतलब होता है किसी चीज में तल्लीन होना, किसी चीज में इन्वॉल्व होना, किसी चीज में इंगेज होना, किसी चीज में ऑक्यूपाई होना। तो ये जो हमारा आज का आधुनिक आदमी है ना, ये तो एडवर्ब हो गया, ठीक है। इनग्रॉस जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है जो इस मॉडर्न मैन के लिए लगा हुआ है, ठीक है। वो पूरी तरीके से तल्लीन है किस चीज में, इन द मैड परस्यूट ऑफ मटीरियल प्लेजर्स एंड लग्जरीज, यानी सीधा सीधा अय्यासी, भौतिक जीवन। भौतिक जीवन में क्या आता है, गाड़ी, बंगला, घर, लड़की, औरत, ठीक है, ये सब भौतिक जीवन के हिस्से हैं, उसी में पूरी तरीके से तल्लीन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। अगला देखिएगा, माई ब्रदर हु लिव, अब ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। माई ब्रदर हु, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो हमारे होते हैं इनके बाद लगने वाला वर्ब वो डिपेंड करता है एंटीसीडेंट पे, तो यहाँ लिव्स हो जाएगा, ठीक। ये कई बार मैंने आपको बताया है, 2020 का क्वेश्चन है। वी मस्ट गेट दिस पोस्ट, मैंने आपको एक पॉजिटिव वर्ब पढ़ाया है भाई, पॉजिटिव वर्ब पढ़ा है आपने, मैंने क्या बताया था, जैसे देखिए ये तो आपने सब्जेक्ट लिखा, मस्ट चलिए आपने मॉडल वर्ब लिख दिया, गेट आपने वर्ब की पहली फॉर्म लिख दी, वी मस्ट गेट दिस पोस्ट। अगर आप गौर करोगे ये जो दिस पोस्ट है वो ऑब्जेक्ट है किसका, इस गेट वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो सेंड वर्ब लिखी गई है इस वर्ब के लिए मैंने क्या बताया था, ये सब्जेक्ट होते हैं। पॉजिटिव वर्ब मेरे 2 लेक्चर हैं, अगर आप पढ़ लोगे ना, मैं लिटरली बताऊं अपनी पूरी जिंदगी में पॉजिटिव वर्ब में गलती नहीं करेंगे। ये जो टेढ़े मेढ़े जितने भी कॉम्प्लिकेटेड आते हैं ना, उनको तो आप चुटकियों में बना दोगे। आपको अगर पढ़ा है या किसी से भी पढ़ा होगा, अगर अभी आप प्रैक्टिस करते समय मुझे सुन और देख रहे हो, अगर आपने किसी से भी पढ़ा होगा, उसने बताया होगा कि ये वर्ब है, ये वर्ब का इसका, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट है। अब ये देखो सब्जेक्ट है क्या आपका, डूअर है या नॉन डूअर, मतलब डूअर मतलब करने वाला, नॉन डूअर मतलब नहीं करने वाला। तो पोस्ट खुद को सेंड कर सकता है, नहीं कर सकता, तो ये नॉन परफॉर्मर है, नॉन डूअर है। जब ये खुद को नहीं सेंड कर सकता तो क्या होगा, किसी दूसरे के द्वारा सेंड किया जाएगा, किस में बनेगा, पैसिव में बनेगा। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो सेंड की जगह क्या हो जाएगा, सेंट हो जाएगा। तो ये होगा वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। अगला देखिएगा, इन दिस लॉकडाउन पीरियड, इस लॉकडाउन पीरियड में एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंग, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ध्यान होगा तो बताया था, स्टार्ट, स्टॉप, इन सब वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। तो इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिज ओन लंच, ब्रिंगिंग हिज ओन लंच, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, बिफोर, अब मैंने ये भी आपको कितनी बार पढ़ा है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जिरंड फॉर्म, ठीक है, कभी पहली फॉर्म नहीं आएगी। तो बिफोर टेक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बिफोर टेकिंग। अब देखो फटाफट लग रहा है ना, अब ये मेंस 2019 में नोटिफिकेशन आया था, 2020 में इसका एग्जाम हुआ था। अगला देखो, भानु फिनिश्ड, भानु ने फिनिश कर दिया। मैंने आपको एक बात बताई थी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, ये जो हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मैंने कहा था ये दोनों चीजों के लिए लगता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट एक्शन, यानी कंप्लीट एक्शन है तो भी, इनकम्प्लीट एक्शन है तो भी, दोनों के लिए लगेगा। अब जैसे यहां पे आप देखो कि भानु ने फिनिश करा, क्या फिनिश किया, पढ़ना, यानी रीडिंग,
फिनिश मतलब कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट एक्शन के लिए रीडिंग लगता है, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप टू हैव रीड भी लगा सकते हो, क्योंकि कंप्लीट एक्शन के लिए टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं। या आप लिखो भानु फिनिश टू हैव रीड सच ए थिक बुक इन जस्ट 2 days, या भानु फिनिश्ड रीडिंग सच ए थिक बुक इन जस्ट 2 days। अगला देखिएगा, लॉज एंड रूल्स आर मेड टू सेफ गार्डिंग, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, तो यहां पे क्या लिख दीजिए, सेफ गार्ड आर राइट्स एंड प्रोटेक्टर, ठीक है। अगला देखिएगा 92, दे आर प्लानिंग टू सेटल। देखो भाई मैं एक चीज बताता हूं आपको, आप कहोगे सर फॉर सेटलिंग क्यों आपने हटा दिया, आपने टू सेटल क्यों लिखा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा आई डिसाइडेड, या मैं लिखूं आई प्लान्ड गोइंग देयर, क्या ये सही होगा? पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। किसी चीज को जब आप कर लेते हो तब डिसाइड करते हो, या डिसाइड करके तब करते हो? पहला सवाल सुन लिया आपने, मैंने क्या पूछा, किसी चीज को कर लेते हैं तब डिसाइड करते हैं या डिसाइड करके करते हैं? तो आप कहोगे पहले सर किसी चीज को डिसाइड करेंगे तभी ना करेंगे, करके कैसे डिसीजन लेंगे, ये तो उल्टा हो गया। अच्छा, फिर मैंने पूछा किसी चीज को करके तब प्लान करते हैं, प्लान करके तब करते हैं? आप कहोगे प्लान करेंगे तभी तो करेंगे, करके कौन सा प्लान होगा, फिर कर ही लिया तो प्लान करने की जरूरत क्या है, पहले प्लान करेंगे उसके बाद करेंगे। तो कहने का मतलब अगर आप किसी चीज को डिसाइड कर रहे हो या आप किसी चीज को प्लान कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसको आप बाद ही में करोगे ना, इन फ्यूचर। और जो फ्यूचर इवेंट होते हैं या पोटेंशियल एक्शन होते हैं उनके लिए हम क्या लिखते हैं, टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। तो आई डिसाइडेड या आई प्लान टू गो देयर, तो दे आर प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भविष्य में होगा। तो जो हमारे फ्यूचर इवेंट है, फ्यूचर एक्शन है या पोटेंशियल एक्शन है, उसके लिए इन्फिनिटिव लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सेटल हो जाएगा। अगला देखिएगा, दे विल बी रेडी लिविंग फॉर द एयरपोर्ट इन एन आवर। 93 देखिए, क्या लग रहा है आपको, टू प्लस वर्ब की देखो दे विल बी रेडी है ना, दे विल बी रेडी तैयार होंगे, बात फ्यूचर की हो रही है, विल लिखा हुआ है, टू लीव। देखो फ्यूचर इवेंट की बात करूंगा, पोटेंशियल एक्शन की बात करूंगा भविष्य के लिए, तो टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। अब देखो, द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। अब एक चीज मैंने बताई थी आप लोगों को, ये टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म तो ये आपको समझ में आ गया पोटेंशियल एक्शन के लिए, और ये जो टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ये मैंने आपको किस चीज के लिए बताया था, आपने कहा कंप्लीट एक्शन के लिए। कोई ऐसा एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है उसके लिए, ठीक। अब कहता है कि द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई, मतलब उस नदी का जो नाम है ना, जो उसको नाम मिला है वो जो उसके पास का टाउन है उससे मिला। जैसे बहुत बार ऐसा होता नहीं कि जिस पर्टिकुलर शहर में आप रहते हो या जो आसपास के जो कुछ नाम दिए जाते हैं वहां से ही इंस्पायर होते हैं, ठीक है, आसपास किसी चीज से इंस्पायर होते हैं, तो उसका नाम उसे मिल चुका है, ये काम हो चुका है, ये कंप्लीट एक्शन है। तो टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां सही है, कोई गलती नहीं है, नो एरर। द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई, पास के टाउन से ही उस नदी का नाम रखा गया है ऐसा प्रतीत होता है, तो वो काम हो चुका है, नाम रखने का काम हो चुका है, तो कंप्लीट एक्शन है। टू हैव गॉट अपने आप में सही है, नो एरर, ठीक। अगला देखिएगा, लिखा है द सुपरवाइजर वांटेड टू नो, द सुपरवाइजर वांटेड टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, नोन लिखा है, नो लिख दीजिए, सही हो जाएगा। देखिए ये 2021 में क्वेश्चन आया था। अब देखिए 2021 का क्वेश्चन ये भी है, रमन वेंट गया विद हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ टू द विलेज टू सोल्ड दियर लैंड, अपना जमीन बेचने के लिए, टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, सोल्ड लिखा है, यहां सेल लिखना पड़ेगा, टू सेल दियर लैंड। अब ये देखिए 2021 का क्वेश्चन आया, इधर भी आपने देखा होगा 2021 का क्वेश्चन था, इधर आपके 2020 वाले क्वेश्चन थे जो आए थे। अब देखो 2022 में भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, जैसे ये 22 का है, 22 का है, 22 का है, 22 का है। जैसे लिखा है द एलीज ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विदड्रू, हमने अभी बताया था ना, अगर आप डिसाइड करोगे, पहले डिसाइड करोगे बाद में किसी काम को करोगे, तो टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी पड़ेगी। विदड्रू सेकंड फॉर्म लिखा है, गलत है, विदड्रॉ होता है, विदड्रॉ, लो ये भी हो गया, इतना आसान आया था। वॉकिंग ऑन द रोड अ रिक्शा हिट हिम, ये आपको समझाना पड़ेगा। आपने अगर मेरा पार्टिसिपल वाला लेक्चर देखा होगा ना तो ये आप तुरंत कर लोगे। पार्टिसिपल वाले लेक्चर में मैंने जब प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाया था
मैंने जैसे कहा था वाइल ही वॉज क्लाइंबिंग द ट्री, जब वह पेड़ पर चढ़ रहा था, द लैडर स्लिप्ड। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, वाइल ही वॉज क्लाइंबिंग द ट्री, जब वो पेड़ पर चढ़ रहा था सीढ़ी फिसल गई। तो मैंने उसमें एक चीज आपको बताई थी, अभी पूरा देखो, अगर अभी अभी जस्ट देख रहे हो तो हो सकता है ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझने में दिक्कत हो, क्योंकि इसके लिए तो प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, बीच से नहीं समझ सकते। पहले से किसी से पढ़े हो या मुझसे पढ़े हो तो ये समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि ये जो वाइल ही वॉज क्लाइंबिंग द ट्री लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये देखो लैडर हमने बताया था ना, ये लैडर का डिस्क्रिप्शन है या नहीं है? आपने कहा नहीं है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि इस लैडर का डिस्क्रिप्शन है या इसका विवरण है, तो ये चीज का मीनिंग ऐसा निकलेगा कि सीढ़ी पेड़ पर चढ़ रही थी और फिसल गई। आपने कहा सर ये गलत है, सीढ़ी पेड़ पर नहीं चढ़ रही थी, पेड़ पर कोई आदमी चढ़ रहा होगा और सीढ़ी फिसल गई होगी। तो वहां पे ये जो हमने ही वाज लिखा है ना, ये यही एग्जाम में मिस कर देता है। ये ही वाज यहां से हटाई देगा, लिखेगा वाइल क्लाइंबिंग द ट्री द लैडर स्लिप्ड। ठीक, तो हमें यहाँ पे ही वाज जोड़ना पड़ता है। खैर ये एग्जाम में ऐसे गलती आता है। तो वो वॉकिंग ऑन द रोड, रिक्शा हिट हिम, जाहिर सी बात है वो ये कहना चाहता है ना, मतलब वाइल आई वाज वॉकिंग, वाइल आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड, वो टाइम को रेफर कर रहा है, जब मैं रास्ते पर टहल रहा था रिक्शा ने हिट करा, मुझे हिट कर दिया। ठीक, तो यहां पे आप नोटिस करोगे ना, तो ये जो रिक्शा लिखा हुआ है, क्या ये वाइल आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड, क्या इसका डिस्क्रिप्शन है? नहीं, क्योंकि रास्ते पे रिक्शा नहीं टहल रहा था, रास्ते पे वो आदमी टहल रहा था, रिक्शे ने उसे टक्कर मारी थी। तो खैर आपसे यही मैं बोलूंगा, निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरे से इस बैच में पढ़ रहे हैं और आप लोग मुझे देख रहे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, जाके रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक और है। आई फाउंड माई बैग, मैंने अपना बैग पाया, टू लाई वेयर आई हैड लेफ्ट इट, वहीं पे पड़ा हुआ जहां मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, यानी उसी जगह पे वो पड़ा हुआ था जहां मैंने उसे छोड़ दिया था। तो ये नो इंप्रूवमेंट तो खैर होगा नहीं, टू बी लाइंग का कोई सेंस नहीं बनता, टू लाइंग, और ये टू ले हटा दो। ठीक है, ये ले जो है हमारा एक तरीके से, ले मतलब होता है रखना किसी चीज को, टू पुट समथिंग समवेयर, और ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, ये उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये टू लाइन नहीं होगा, यहाँ पे लाइन हो जाएगा। आई फाउंड माई बैग, मैंने अपना बैग पाया, लाइन वेयर आई हैड लेफ्ट इट, वहीं पे पड़ा हुआ जहां पे मैंने इसको छोड़ा था। और ये लाइन जो लिखा हुआ है किसके लिए लिखा हुआ है? बैग के लिए लिखा हुआ है, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। एंड लास्ट वन, आई इंजॉय, जब आप किसी चीज को इंजॉय करते हो, कब करते हो? आपने कहा सर जब वो चल रही हो, जब कोई चीज प्रोसेस में होती है। आई इंजॉय वॉचिंग टीवी, आई इंजॉय प्लेइंग द मैच। ठीक है, तो यहां पे आई इंजॉय वॉचिंग, या ऐसे ध्यान रख लो कि वॉचिंग के बाद जिरन फॉर्म रखते हैं। तो देखिए 2022 तक के मैंने